हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेक टाइम क्लासेस। इस वीडियो में हम जो घटना चक्र की दृष्टि वाला जो आई दृष्टि वाली करंट अफेयर होती है उसको कवर कर रहे हैं। और ये जो अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर होते हैं, जितने भी इंटरनेशनल करंट अफेयर होते हैं जो कि यूपी पीसीएस और आरओ एआरओ के एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं और लगभग सभी जो है इस वाली बुक से कवर हो जाते हैं। तो कंप्लीट इसी में इंटरनेशनल करंट अफेयर कवर करेंगे, इसको पूरा देखिएगा। लगभग क्वेश्चन 95% यहीं से आते हैं, इसी बुक से। और ये जो करंट अफेयर वगैरह हैं या वैसे जो नोट्स वगैरह हैं या जो टेस्ट वगैरह हैं वो सब आपको आरओ एआरओ के पेड ग्रुप में या यूपी पीसीएस और आरओ एआरओ का कंबाइंड ग्रुप भी चल रहा है, यूपी पीसीएस का अलग ग्रुप भी चल रहा है। तो तीनों में से कोई भी ग्रुप ज्वाइन करने के लिए ये जो नंबर दिया हुआ है इस पर व्हाट्सएप करके ग्रुप की डिटेल्स ले सकते हैं, उसको प्रॉपर्ली पढ़कर ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। उसी में टेस्ट मिलेगा, उसी में नोट्स, उसी में पीवाईक्यू, एक्सप्लेन पीवाईक्यू और जो करंट अफेयर वगैरह है सब कुछ एक ही ग्रुप में आपको मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करेंगे। सबसे पहले भारत और केन्या के बारे में। जो अभी केन्या के राष्ट्रपति आए हुए थे भारत यात्रा पर, अगर भारत के प्रधानमंत्री कहीं जाते हैं या राष्ट्रपति कहीं जाते हैं या कहीं के किसी विशेष देश के राष्ट्रपति या फिर जो प्रधानमंत्री आते हैं, तो अगर कोई समझौता वगैरह हुआ रहता है तो वो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है। और कभी कभी यूपी पीसीएस में इस तरह से भी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं कि किस मंथ में अगर प्रधानमंत्री मोदी कहीं पर जाते हैं तो किस मंथ में गए थे, ये चीज़ भी पूछा जा चुका है। तो उस पर गौर करिएगा, डेट चाहे इंपॉर्टेंट रहे या नहीं लेकिन मंथ देख लीजिएगा और या खास कोई बात हुई हो तो भारत और केन्या के बीच में केन्या के राष्ट्रपति जिनका नाम है विलियम समोई रूटो, इनकी भारत यात्रा हुई थी अभी दिसंबर में, 4 से 6 दिसंबर के बीच में। डेट इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये दिसंबर में आए थे केन्या के राष्ट्रपति, अलग से भी पूछा जा सकता है, तो विलियम समोई रूटो। और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके बारे में कि केन्या ने ग्लोबल बायोफ्यूल्स अलायंस जो है और इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इसमें शामिल होने की घोषणा कर दी थी। यहीं पर ग्लोबल जो बायोफ्यूल अलायंस है और इंटरनेशनल सोलर अलायंस है जो जिसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम में है, उसमें दोनों में शामिल होने की घोषणा केन्या ने कर दी है। इसके अलावा भारत जो है केन्या को $250 मिलियन ऋण देने की घोषणा भारत के द्वारा की गई है। किस चीज़ के लिए? तो कृषि आधुनिकीकरण के लिए, मतलब केन्या में कृषि के आधुनिकीकरण के लिए $250 मिलियन ऋण के रूप में देगा भारत। तो ये केन्या और भारत के बीच में जो खास बातें हुई। इसके अलावा 5 और समझौते हुए हैं जो अगर याद रह जाएं तो अच्छी बात है। खेलों में सहयोग के लिए, डिजिटल सहयोग के लिए, सांस्कृतिक आदान प्रदान के लिए 2023 से 27 तक का ये समझौता हुआ है। इसके अलावा ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, भारतीय मानक ब्यूरो जिसको BIS कहते हैं और केन्या का जो मानक ब्यूरो है केन्याई केप्स इसको कहा जाता है कि EBS, इसके मध्य में MOU साइन हुआ है। इसके अलावा भारत का जो मुक्त विश्वविद्यालय है, ओपन यूनिवर्सिटी जो कहा जाता है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय जिसको IGNOU कहते हैं, और केन्या का मुक्त विश्वविद्यालय जिसको DUK कहा जाता है, उनके बीच में MOU साइन हुआ है। तो ये याद रखिएगा, दोनों के जो मुक्त विश्वविद्यालय हैं उनके बीच में MOU साइन हुआ है भारत और केन्या के बीच में। भारत कितना लोन दे रहा है? $250 मिलियन, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बात करेंगे भारत और तंजानिया के बारे में। तो तंजानिया के राष्ट्रपति की अभी भारत यात्रा हुई थी। इनका नाम है सामिया सुलू हसन। 8 से 10 अक्टूबर के बीच में ये आए थे इंडिया। और इसमें जो खास पॉइंट है कि जंजीबार जो कि तंजानिया में है, यहाँ पर IIT मद्रास के परिसर की खोलने की उन्होंने प्रशंसा की, मतलब वहाँ के राष्ट्रपति ने भारत की प्रशंसा की क्योंकि IIT मद्रास का परिसर जो है पहली बार किसी IIT का परिसर भारत के बाहर बन रहा है, तो ये तंजानिया में बन रहा है, इसलिए तंजानिया ने प्रशंसा की है भारत की। इसके अलावा सामिया सुलू जो कि यहाँ के राष्ट्रपति हैं, उनको JNU के द्वारा डॉक्टरेट की उपाधि मिली है। ब्लू इकोनॉमी में आपसी सहयोग की बात की गई है, जो समुद्र के द्वारा जो इकोनॉमी होती है उसमें सहयोग की बात की गई है। इसके अलावा फरवरी 2024 में जो सूरजकुंड का मेला लगता है, फरीदाबाद में जो लगता है, वहाँ पे तंजानिया को पार्टनर कंट्री के रूप में निमंत्रण दिया गया है भारत की तरफ से। तो सूरजकुंड मेला फरीदाबाद में इस बार पार्टनर कंट्री हमारा तंजानिया रहेगा। नेक्स्ट बात करेंगे भारत और ग्रीस के बीच में। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ग्रीस यात्रा हुई थी अगस्त में, 25 अगस्त को, और 40 साल में पहली बार ऐसा कोई प्रधानमंत्री है जो यहाँ की यात्रा कर रहा है। इसके अलावा ग्रीस के प्रधानमंत्री कौन है? तो कायरियाकोस मित्सोताकिस। तो अगर इनका नाम पूछ लिया जाए कि इनसे मिले होंगे तो एक समकक्ष होते हैं, तो इनका नाम पूछा जा सकता है कायरियाकोस, याद रखिए बस। ये ग्रीस के प्रधानमंत्री हैं। यहाँ पे प्रधानमंत्री मोदी ने टूम ऑफ अननोन सोल्जर, एक एथेंस में एक जगह है जहाँ पे शहीद, उनके जो शहीद हैं, युद्ध में जो शहीद हुए हैं, वहाँ पे श्रद्धांजलि अर्पित की थी हमारे प्रधानमंत्री ने, जो उनका टूम ऑफ अननोन सोल्जर है वहाँ पर। नेक्स्ट बात करेंगे 2030 तक पूछा जा सकता है, ये इसलिए इम्पोर्टेंट है कि ये कहाँ स्थित है, तो ये ग्रीस में है। 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने की यहाँ पर बात की गई है। इसके अलावा ग्रीस का सम्मान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिला जिसका नाम है द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर।
तो ये पूछा जा सकता है ये सम्मान कहाँ का है। द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। सारे लगभग जितने भी अवार्ड होते हैं उनके नाम सेम साउंड करते हैं, लेकिन एक बार ध्यान से देख लीजिएगा, ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर ये ग्रीस का सम्मान है जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिला है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करेंगे भारत और यूएई की बात। तो प्रधानमंत्री मोदी की यूएई की अभी यात्रा हुई जुलाई में, 15 जुलाई को, और वहाँ के जो शासक हैं अबू धाबी के शासक मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान, उनसे मुलाकात की है प्रधानमंत्री मोदी ने। शिक्षा के लिए समझौता हुआ है, और जो आईआईटी मद्रास का एक परिसर तंजानिया में खुल रहा था और दूसरा आईआईटी दिल्ली है, आईआईटी दिल्ली का भी परिसर भारत के बाहर खुल रहा है, यूएई में खुल रहा है। तो यहाँ पे याद रखिएगा ये दूसरा ऐसा परिसर है जो कि भारत के बाहर खुल रहा है आईआईटी दिल्ली का। इससे पहले आईआईटी मद्रास का परिसर तंजानिया में बनने की घोषणा हो चुकी थी। यूपीआई के लिए समझौता हुआ। इसके अलावा फिनटेक, व्यापार, ऊर्जा, सुरक्षा, जलवायु पर विचार हुआ। 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार जो है 200 अरब डॉलर तक ले जाने का यहाँ पर लक्ष्य जो है रखा गया है, ये याद रखिएगा। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो इसमें पॉइंट है कि आईआईटी दिल्ली का परिसर बन रहा है यूएई में, और इसके पहले जो आईआईटी मद्रास का परिसर बन रहा था तंजानिया में, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, 2 पॉइंट इसमें। नेक्स्ट बात करेंगे, ये वीडियो को लाइक वगैरह कर दिया करिए और कमेंट में बताया करिए कि कैसा लगा है, और जितना ही आप लाइक करेंगे उतना ही समझ में आता है कि वीडियो कैसा बना है या मेहनत सफल हो रही है कि नहीं। नेक्स्ट यहाँ पे बात करेंगे पीएम मोदी की फ्रांस यात्रा हुई जुलाई में, 13 से 14 जुलाई के बीच में, और यहाँ के राष्ट्रपति हैं फ्रांस के इमैनुअल मैक्रोन, जिनसे ये मिले, और यहाँ का सम्मान, फ्रांस का जो सर्वोच्च सम्मान है ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से इनको सम्मानित किया गया है। इसमें बस एक शब्द नहीं लगा है ऑर्डर, जो कि ग्रीस में लगा हुआ था, यहाँ पे ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर केवल लिखा हुआ है, ऑर्डर ऑफ लीजन ऑफ ऑनर ऐसा नहीं लिखा हुआ है। तो ये फ्रांस का अवार्ड है जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिला है। अब लगभग सभी एक ही तरह के हैं, तो ज़्यादा जो है अवार्ड के नाम पे हो सकता है ना फोकस किया जाए। बस ये जो फ्रांस का अवार्ड है ये किसको मिला, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिला। अब ऑप्शन में जैसे राष्ट्रपति वगैरह रहता है तो उनको नहीं, प्रधानमंत्री मोदी को मिला है। नेक्स्ट बात करेंगे फ्रांस में जो ब्रेस्टिल डे इनका सेलिब्रेट होता है, 14 जुलाई को ब्रेस्टिल डे मनाया जाता है। तो ब्रेस्टिल डे की परेड में भारत की 241 सदस्यीय टुकड़ी भी शामिल हुई थी, प्रधानमंत्री मोदी भी इसमें शामिल हुए थे। और ब्रेस्टिल डे क्या है, तो 1789 में इसी दिन ब्रेस्टिल जेल पर लोगों का धावा हुआ था, जो वहाँ की जनता थी उसने जो है फ्रांसीसी क्रांति जब हुई थी उसी टाइम की बात है ब्रेस्टिल डे की। तो 14 जुलाई को इनका एक जो है जैसे हमारे यहाँ 15 अगस्त 26 जनवरी होता है वैसा ही इनका है ये। नेक्स्ट बात करेंगे ये जो अभी हमने देखा द ग्रैंड ऑफ द लीजन, इनको अवार्ड मिला है प्रधानमंत्री मोदी को फ्रांस में। स्कॉर्पिन पनडुब्बी निर्माण में सहयोग की यहाँ पर बात की गई है, फ्रांस और भारत के बीच में स्कॉर्पिन पनडुब्बी सहयोग होगा। इसके अलावा पेरिस दूतावास में, जो फ्रांस का दूतावास है भारत की तरफ से, वहाँ पर डीआरडीओ तकनीकी कार्यालय भी खुलेगा। तो डीआरडीओ तकनीकी कार्यालय कहाँ पर खुलने वाला है, तो पेरिस का जो हमारा दूतावास है वहाँ पर। नेक्स्ट है यूपीआई के लिए यहाँ पर समझौता हुआ है भारत के एनपीसीआई और जो फ्रांस है, फ्रांस का लायरा कनेक्ट, इसके बीच में आपसी समझौता हुआ है और शुरुआत इसकी हुई है आईफिल टावर से। एरियन स्पेस जो कि फ्रांस की स्पेस कंपनी है, इसके अलावा न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड जो कि भारत की एक स्पेस कंपनी है, इसके बीच में समझौता हुआ है। एरियन स्पेस और न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के बीच में समझौता हुआ है, और यहाँ पर जो है यूपीआई में एनपीसीआई और लायरा कनेक्ट के बीच में समझौता हुआ है। भारत फ्रांस के शहर जो मार्सिले इनका शहर है फ्रांस का, वहाँ पर वाणिज्य दूतावास खोलेगा। कहाँ पर वाणिज्य दूतावास खोलेगा, तो मार्सिले में। हैदराबाद में ब्यूरो डी फ्रांस खोलने की बात की गई है। भारत के हैदराबाद में जो ब्यूरो डी फ्रांस एक खुलने की घोषणा यहाँ पर की गई है, ये चीज़ याद रखिएगा। कहाँ पे खुल रहा है ब्यूरो डी फ्रांस, तो ये हैदराबाद में। नेक्स्ट है भारत और मिस्र की बात करें तो प्रधानमंत्री मोदी की जो मिस्र की राष्ट्रीय यात्रा हुई थी 24 से 25 जून 2023 के बीच में। मिस्र के राष्ट्रपति हैं अब्दुल फतेह अल सीसी, और जो कि 2023 में इस साल में जो बीत गया, इसमें जो है गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि के रूप में ये आए थे अब्दुल फतेह अल सीसी। इसके अलावा मिस्र का सर्वोच्च सम्मान भी मिला है प्रधानमंत्री मोदी को, ऑर्डर ऑफ नाइल जिसको कहा जाता है। नील नदी कहाँ पर है, तो ये मिस्र में है, तो उसी नाम से इनका जो है अवार्ड का नाम भी है। नेक्स्ट बात करेंगे भारत और अमेरिका की बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका की यात्रा हुई जून में 20 से 24 जून 2023 के बीच में। 21 जून को जब योग दिवस होता है उस दिन संयुक्त राष्ट्र न्यूयॉर्क में स्थित संयुक्त राष्ट्र का जो मुख्यालय है उसका जो लॉन है वहाँ पर योगा दिवस का नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया, और ये 9वां जो है अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस था 21 जून को जो इस बार मनाया गया। तो ये कहाँ पर सेलिब्रेट किया था प्रधानमंत्री मोदी ने, कहाँ पर नेतृत्व किया था, तो न्यूयॉर्क में। और इस बार का अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस का थीम क्या था, तो वसुधैव कुटुंबकम के लिए योग।
वसुधैव कुटुंबकम, योगा फॉर वसुधैव कुटुंबकम अगर इंग्लिश में आए तो। नेक्स्ट बात करेंगे, अमेरिकी कांग्रेस की संयुक्त बैठक में प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन भी हुआ। सेकेंड टाइम इन्होंने ये जो है संयुक्त बैठक को, जो वहाँ की अमेरिकी जो कांग्रेस होती है उसको संबोधित किया था। इससे पहले 2016 में भी किया था। यहीं पर जो है भारत आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 27वां देश बन गया है। आर्टेमिस समझौता जो है ये 2020 में बना था। ये समझौता सिविल स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए समझौता हुआ है। इसके संस्थापक देश 8 हैं। ये कौन कौन है संस्थापक देश आर्टेमिस के? तो ये हैं ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूएई, ये 3 तो हो गए एशियाई, मतलब एशियाई की मतलब इस साइड वाले कंट्री, ये तो अलग कॉन्टिनेंट ही हो गया। लेकिन ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूएई एक साइड इस तरह से समझ के पढ़ लीजिए। इसके अलावा इटली, लग्जमबर्ग, यूके, ये तीनों हो गए यूरोप वाले कंट्री। उसके बाद कनाडा और अमेरिका जो कि उत्तरी अमेरिका कॉन्टिनेंट का हो गया। तो ये 8 संस्थापक देश हैं आर्टेमिस समझौते के, और भारत इसमें शामिल हो गया है, हस्ताक्षरकर्ता देश बन गया है 27वां। इसके अलावा भारत के इसरो और अमेरिका की जो नासा है, दोनों का एक जो कंबाइन एक मिशन है जिसका नाम है निसार, एक संयुक्त मिशन है नासा का। यहाँ पर निसार का फुल फॉर्म है नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार, और ये किस लिए? तो अर्थ साइंस स्टडीज़ के लिए ये मिशन है निसार, भारत का इसरो और नासा के बीच में। नेक्स्ट बात करेंगे, भारत जो है ये खनिज सुरक्षा साझेदारी यानी मिनरल्स सिक्योरिटी पार्टनरशिप का भी भागीदार बन गया है। मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप का भी भागीदार यहीं पर भारत बन गया था। नेक्स्ट, अमेरिका का जो है 2 वाणिज्य दूतावास भारत में खुलेगा। कहाँ कहाँ पर अमेरिका के दूतावास खुलेंगे, वाणिज्य दूतावास? तो बेंगलुरु में और अहमदाबाद में। बेंगलुरु और अहमदाबाद में खुल रहे हैं अमेरिका के 2 वाणिज्य दूतावास। नेक्स्ट, यहाँ पर भारत द्वारा जो अमेरिका का सिएटल है, यहाँ पर वाणिज्य दूतावास खुल रहा है। अमेरिका का यहाँ पर बेंगलुरु और अहमदाबाद में, और भारत का सिएटल में, अमेरिका के सिएटल में खुल रहा है। इसके अलावा जो इनका ह्यूस्टन विश्वविद्यालय है अमेरिका का, वहाँ पर तमिल अध्ययन चेयर स्थापित की जाएगी। तमिल अध्ययन चेयर कहाँ पे स्थापित की जा रही है? ह्यूस्टन विश्वविद्यालय जो कि अमेरिका में है। इसके अलावा शिकागो विश्वविद्यालय में विवेकानंद चेयर की स्थापना की जाएगी। तो ये 2 चीज़ याद रखिएगा, तमिल चेयर ह्यूस्टन विश्वविद्यालय में, विवेकानंद शिकागो विश्वविद्यालय में। नेक्स्ट बात करेंगे भारत और सर्बिया की। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी की यहाँ पर यात्रा हुई थी सर्बिया की, जून में हुई थी ये, और राष्ट्रपति ने यहाँ पर मॉन्यूमेंट ऑफ द अननोन हीरो, इनका भी एक श्रद्धांजलि स्थल है, वहाँ पर इन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की थी। तो बस इतना याद रखिए कि सर्बिया की यात्रा अभी हाल में किसने की थी? द्रौपदी मुर्मू ने, हमारी राष्ट्रपति ने, और ये काफ़ी टाइम की बात हो गई, जून की, तब इन्होंने यात्रा की थी। भारत और सूरीनाम की बात करें तो यहाँ पर भी राष्ट्रपति हमारी द्रौपदी मुर्मू गई थी 4 से 6 जून के बीच में। सूरीनाम की राजधानी है पैरामारिबो, और ये जो सेंट्रल अमेरिका वाले कंट्रीज़ हैं, जो उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के बीच में जितने कंट्री हैं, इसकी राजधानी ज़रूर याद कर लीजिएगा, एग्जाम में पूछी जा सकती है और अक्सर पूछी जाती है। तो सूरीनाम जो है ये उसी एरिया में लगभग आता है, दक्षिणी अमेरिका के साइड, दक्षिणी अमेरिका में आता है लगभग ये, लेकिन उस एरिया की राजधानी आपको पता होनी चाहिए, दक्षिणी अमेरिका का देश है। नेक्स्ट बात करेंगे, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सूरीनाम का सर्वोच्च सम्मान मिला, जिसका नाम है ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टार। अगर कहीं पे येलो स्टार मिल जाएगा आपको किसी अवार्ड के नाम में, तो मतलब सूरीनाम का अवार्ड है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को ये मिला है। नेक्स्ट है यहाँ पर भारत और नेपाल की। तो नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल, यहाँ पर प्रचंड जिनका नाम है पूरा, तो वो भारत आए थे, उनकी भारत यात्रा हुई थी। ऊर्जा व्यापार के लिए हमारा और उनका समझौता हुआ। भारत द्वारा नेपाल से 10,000 मेगावाट विद्युत ऊर्जा आयात करने का लक्ष्य रखा गया है अगले 10 साल में। 10,000 मेगावाट अगले 10 साल में आयात करने का लक्ष्य रखा गया है विद्युत ऊर्जा को। नेक्स्ट है यहाँ पर एक पाइपलाइन थी जो कि मोतिहारी बिहार से लेकर अमलेखगंज नेपाल तक एक पाइपलाइन थी। तो इसका इतना पॉजिटिव रिजल्ट आया है कि इसको विस्तार किया जा रहा है इसका, और इसको अमलेखगंज से बढ़ाकर चितवन तक इसको विस्तारित किया जा रहा है। चितवन कहाँ है? नेपाल में। तो वहाँ तक ले जाने का इसको निर्णय हो गया है। मोतिहारी से अब चितवन तक ये रहेगी। नेक्स्ट बात करेंगे भारत और ऑस्ट्रेलिया की। तो प्रधानमंत्री यहाँ के ऑस्ट्रेलिया के एंथोनी अल्बनीज ये भारत आए थे मार्च में, 8 से 11 मार्च के बीच में, और प्रथम भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ था इसी टाइम पे जब ये आए थे, नई दिल्ली में हुआ था। प्रथम भारत ऑस्ट्रेलिया शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे हुआ? नई दिल्ली में हुआ था मार्च में। और इसके तहत जो है 4 समझौते किए गए थे। 4 समझौते कौन कौन है? तो ऑडियो विजुअल सह उत्पादन समझौता, इसके अलावा खेलों के लिए सहयोग, अटल इनोवेशन मिशन भारत का, और कॉमनवेल्थ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो कि ऑस्ट्रेलिया का। जिस तरह से हमारा भारत का अटल इनोवेशन मिशन है, उसी तरह से कॉमनवेल्थ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ऑस्ट्रेलिया का है। तो इनके बीच में आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए गए।
नेक्स्ट बात करेंगे सोलर टास्क फोर्स और ग्रीन हाइड्रोजन टास्क फोर्स की स्थापना की गई दोनों देशों के द्वारा। सोलर टास्क फोर्स और ग्रीन हाइड्रोजन टास्क फोर्स की स्थापना किसके द्वारा की गई है? तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के द्वारा। इसके अलावा जो यहाँ का डीकन विश्वविद्यालय है, ऑस्ट्रेलिया का एक विश्वविद्यालय डीकन विश्वविद्यालय, इसका परिसर भारत में खुल रहा है। भारत के कहाँ पर? गिफ्ट सिटी गुजरात में इसकी एक शाखा खुल रही है। तो ये डीकन विश्वविद्यालय की जो कि भारत में खुल रही है गुजरात में, और ये भारत के बाहर पहली बार ये मतलब अपने देश के बाहर ये पहली बार ही शाखा स्थापित कर रहा है। नेक्स्ट बात करेंगे भारत और भूटान की। तो यहाँ के जो नरेश हैं जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक, इनकी भारत यात्रा हुई थी अप्रैल में, और भूटान की 13वीं पंचवर्षीय योजना में भारत सहयोग करेगा ऐसी यहाँ पर बातचीत हुई है। और 12वीं पंचवर्षीय जो इनकी योजना थी उसमें भी भारत ने काफ़ी सहयोग किया था, उसके लिए भी अभी थैंक यू वगैरह बोला था भूटान के जो नरेश हैं उन्होंने। तो नेक्स्ट बात करेंगे भूटान की जो मांगदेछू परियोजना है जो कि 720 मेगावाट की है, में भारत ने सहयोग किया, इसकी भी यहाँ पर बात की गई थी। और अन्य जो भूटान की परियोजनाएं हैं, पुनात सांगछू फर्स्ट, इसके अलावा पुनात सांगछू सेकंड, सोलो गंगछू चुखा। अब ये सब जो परियोजनाएं हैं, बस इतना पूछा जा सकता है किसके किसके बीच में है, तो ये याद रखेगा। ये छू छू सभी में लगा हुआ, चुखा वगैरह, खोलो गछू, पुनात सांगछू, ये सब भारत और भूटान की परियोजनाएं हैं। इसके अलावा कोकराझार जो कि असम में स्थित है और गोलेफू जो कि भूटान में, इसके बीच रेल लिंक बनेगा। पहला रेल लिंक है ऐसा जो भारत और भूटान के बीच में बन रहा है। कोकराझार असम से लेकर गोलेफू भूटान तक। पूछा जा सकता है गोलेफू कहाँ स्थित है? तो भूटान में। कोकराझार कहाँ? असम में। इसके बीच में रेल लिंक बन रहा है। नेक्स्ट है यहाँ पर भारत और इटली की बात करेंगे। यहाँ की प्रधानमंत्री इटली की जॉर्जिया मेलोनी, ये भारत आई थी, मार्च में आई थी, और 8वें रायसीना डायलॉग की मुख्य अतिथि थी। 8वां जो रायसीना डायलॉग गठित हुआ था उसकी ये मुख्य अतिथि थी इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी। और इटली और भारत के संबंध के 75 साल पूरे हो गए हैं। समझौता कुछ हुआ, जैसे इटली का जो है इंडिया पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव में शामिल हो गया इटली जो है। इसके अलावा माइग्रेशन और मोबिलिटी पर घोषणा की गई। भारत और इटली स्टार्टअप ब्रिज की स्थापना की गई। यहाँ पर ये पॉइंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रविंद्र भारती विश्वविद्यालय और कलकत्ता में इटली के वाणिज्य दूतावास के बीच में एमओयू साइन हुआ है। फिर से ये पॉइंट देख लीजिए, रविंद्र भारती विश्वविद्यालय जो है हमारा, उसका जो है किसके साथ एमओयू साइन हुआ है? तो इटली का जो वाणिज्य दूतावास कलकत्ता में स्थित है उसके साथ जो है एमओयू साइन हुआ है रविंद्र भारती विश्वविद्यालय का। तो ये चीज़ याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, ये चीज़ सबसे ज़्यादा यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है। 8वां जो रायसीना डायलॉग हुआ, इसकी मुख्य अतिथि कौन थी? तो जॉर्जिया मेलोनी जो कि इटली के प्रधानमंत्री हैं। यहाँ पे जॉर्जिया मेलोनी वही जो काफ़ी फेमस हो गई हैं प्रधानमंत्री मोदी के साथ। नेक्स्ट बात करेंगे भारत जर्मनी की बात करें तो चांसलर ओलाफ सोल्ज की भारत यात्रा हुई थी। जर्मनी के जो चांसलर हैं ओलाफ सोल्ज, उनकी भारत यात्रा हुई थी फरवरी में। नवाचार और प्रौद्योगिकी के बीच में यहाँ पर के लिए यहाँ पर समझौता हुआ था, बस इतना याद रखिएगा। जर्मनी के चांसलर ओलाफ सोल्ज आए थे भारत फरवरी में। भारत और मिस्र की बात करें तो राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी की राजकीय यात्रा हुई थी जनवरी में, और ये जो है मुख्य अतिथि के रूप में आए थे। जो गणतंत्र दिवस था हमारा उस पर मुख्य अतिथि के रूप में आए थे। इसके अलावा मिस्र की एक सेना टुकड़ी ने भी भारत के जो गणतंत्र दिवस था उसके परेड में भाग लिया था, मिस्र की सेना की टुकड़ी ने। इसके अलावा 5 एमओयू साइन हुए थे। साइबर सुरक्षा, सूचना प्रौद्योगिकी, संस्कृति, युवा मामलों में सहयोग, प्रसारण के क्षेत्र में भारत और मिस्र के बीच में समझौता हुआ। नेक्स्ट है यहाँ पर मिस्र का जो ट्राई सर्विस अभ्यास का जो ट्राई सर्विस में ब्राइट स्टार में भाग लेने भारत सितंबर में गया था। ट्राई सर्विस एक इनका अभ्यास हुआ था जिसका नाम है ब्राइट स्टार, उसमें भारत ने भाग लिया था, तो ये चीज़ याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करें, इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि गणतंत्र दिवस परेड में शामिल हुए थे मिस्र 2023 वाले में मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी। नेक्स्ट यहाँ पर भारत बांग्लादेश की बात करें तो यहाँ की जो प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना, इनकी भारत यात्रा हुई थी और इन्होंने अजमेर में जो सूफी संत मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है वहाँ का दौरा किया। इसके अलावा कुशियारा नदी समझौता हुआ है भारत और बांग्लादेश के बीच में। पूछा जा सकता है कि कुशियारा नदी समझौता किसके बीच में हुआ है? तो भारत और बांग्लादेश के बीच में। इसके अलावा एक मैत्री ऊर्जा संयंत्र की प्रथम इकाई का भी उद्घाटन किया गया है जिसको भारत के सहयोग से बनाया जा रहा है बांग्लादेश में, मैत्री ऊर्जा संयंत्र। इसकी प्रथम इकाई का उद्घाटन प्रधानमंत्री, हमारे प्रधानमंत्री और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री ने संयुक्त रूप से मिलकर उद्घाटन किया। इसके अलावा रूपसा रेलपोर्ट का भी उद्घाटन किया गया, दोनों लोगों ने मिलकर किया। इसके अलावा मार्च में मैत्री पाइपलाइन का एक उद्घाटन किया गया है और ये मैत्री पाइपलाइन जो है
नुमानीगढ़ रिफाइनरी से पार्वतीपुर डिपो जो कि बांग्लादेश में है। ये नुमानीगढ़ इंडिया में है, सिलीगुड़ी में, और ये पार्वतीपुर डिपो बांग्लादेश में है। इसके बीच में ये पाइपलाइन की बात की जा रही, पाइपलाइन है मैत्री पाइपलाइन, 131.57 किलोमीटर की है ये। तो पूछा जा सकता है मैत्री पाइपलाइन किसके कहाँ के बीच में है, तो नुमानीगढ़ रिफाइनरी से लेकर पार्वतीपुर डिपो तक बांग्लादेश में। तो कुछ पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट थे जो हाईलाइटेड हैं। नेक्स्ट बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय प्रकरण की बात करें कुछ और। ये जो है जो 2 देशों की बात हो गई थी वो खत्म हो गई, अब अंतर्राष्ट्रीय प्रकरण पे आते हैं। तो गरबा जो है इसको मानवता की अमूर्त विरासत में भी डाल दिया गया है। और ये कहाँ पे इसको डाला गया, निर्णय कहाँ पे हुआ था, तो यूनेस्को की जो बैठक हुई थी उसी में, कहाँ पे ये कहाँ वाली बैठक, तो कसाने बोत्सवाना में एक बैठक हुई, वहीं पे ये निर्णय लिया गया था। ये बैठक कहाँ हुई थी, ये याद रखिएगा, बोत्सवाना में हुई थी। और बोत्सवाना कहाँ है, तो अफ्रीका के दक्षिणी अफ्रीका में ये एक कंट्री है बोत्सवाना, वहाँ पर है कसाने, वहीं पर ये यूनेस्को की बैठक हुई थी जहाँ निर्णय लिया गया कि गरबा जो है भारत की 15वीं अमूर्त सांस्कृतिक विरासत हो गई है। 15वें नंबर की है ये गरबा जो भारत की तरफ से शामिल हुई है। और वर्तमान में भारत की अमूर्त विरासत कौन कौन सी हैं अब टोटल, तो यहाँ पर रामलीला है, वैदिक मंत्रोच्चार है, ये जो है रामलीला, वैदिक मंत्रोच्चार और कुटियात्तम जो है, इसको तीनों को जो है 2008 में शामिल किया गया था। तो शुरू में शामिल किया गया है, इसलिए याद रखिएगा इन तीनों को 2008 में सबसे पहले अमूर्त विरासत यही बने थे भारत की तरफ से। फिर रम्मन, उसके रम्मन भी है जो कि गढ़वाल से संबंधित है। फिर मुडियेट्टू है, कालबेलिया है, छऊ है, जो लद्दाख का बौद्ध मंत्रोच्चार है वो भी है, संकीर्तन है जो कि मणिपुर से संबंधित है, पंजाब की बर्तन शिल्प कला है जो तांबे वगैरह से बर्तन बनते हैं। इसके अलावा योग को 2016 में शामिल किया गया था, नवरोज को भी 2016 में शामिल किया गया था। ये रिसेंट वाले हैं इसलिए याद रखना है, और ये तीनों सबसे पहले बने थे इसलिए याद रखना है। इसके अलावा कुंभ मेला 2017 में शामिल हुआ था। कोलकाता की दुर्गा पूजा 2021 में इसको शामिल किया गया था अमूर्त विरासत के रूप में। अब ये 2023 में गुजरात के गरबा को भी शामिल कर लिया गया है। इससे पहले क्या शामिल हुआ था गरबा के पहले, तो कोलकाता की दुर्गा पूजा 2021 में इसको अमूर्त विरासत की सूची में डाला गया था भारत की तरफ से। नेक्स्ट बात करेंगे जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023। इसमें जो है टोटल 63 देश और यूरोपीय संघ शामिल है। 2005 से ये जारी हो रहा है। 8 दिसंबर को COP28 के दौरान इसको जारी किया गया है। जो COP28 का आयोजन हुआ उसी के दौरान इसको जारी किया गया है। अभी दिसंबर में एक जारीकर्ता कौन है जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक का, तो जर्मन वाच है, मेनली यही है। इसके अलावा न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क है। इसको हम घटनासार में भी पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट यहाँ पर भारत की रैंक इसमें क्या है, तो 7th रैंक है। लगातार 5 सालों से शीर्ष 10 में आ रहा है भारत। इस बार क्या है 7th रैंक है भारत की। 2022 में 8th रैंक थी, इससे पहले 8th रैंक थी, अभी 7th हो गई है। नेक्स्ट यहाँ पर 2014 में इसकी 2014 को अलग से मेंशन किया गया है क्योंकि 31 से पहुँचा है अब 7 पे। तो पहले 31 थी, अब 7 तक पहुँच गई है 2014 से अब तक। अब जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में रैंकिंग की बात करें तो शीर्ष 3 में इसमें कोई भी नहीं है। ऊपर के 3 में इतना अच्छा प्रदर्शन किसी ने नहीं किया है कि उनको ऊपर के टॉप 3 में रखा जाए। तो वैसे तो ये 4th नंबर पे आता है डेनमार्क, लेकिन ओवरऑल अगर देशों की बात करें तो पहले नंबर पे आ जाएगा। 4थे नंबर पे है डेनमार्क, उसके बाद एस्टोनिया, फिर फिलीपींस और 7वें नंबर पर है भारत। डेनमार्क, एस्टोनिया, फिलीपींस इससे ऊपर है। अब ये क्वेश्चन क्योंकि 7th नंबर पे ही आ गया है, बहुत ऊपर आ गया है भारत, तो इसलिए पूछा जा सकता है कि कौन कौन सा देश जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत से आगे है, तो डेनमार्क, एस्टोनिया और फिलीपींस। नेक्स्ट यहाँ पर 75% जो ग्रीन हाउस उत्सर्जन होता है वो G20 देशों के द्वारा होता है, ये भी इस रिपोर्ट में है। इसके अलावा ये जो रैंकिंग दी गई है कुछ और प्रमुख देश है, जैसे चीन की रैंकिंग है 51, चीन जो है 51 नंबर पे है, अमेरिका 57 नंबर पे है और भारत का नंबर है 7वां। नेक्स्ट बात करेंगे टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2023 किसको चुना गया है, तो टेलर स्विफ्ट को, और ये अमेरिकी गायिका हैं, गीतकार हैं। इसके अलावा टेलर स्विफ्ट जो है टाइम कवर पर दूसरी बार इनकी फ़ोटो आई है। इससे पहले 2017 में भी इनकी फ़ोटो आई थी। द साइलेंट ब्रेकर्स समूह को जब फोटो में शामिल किया गया था तो उस समूह में ये भी थी, द साइलेंट ब्रेकर्स में। और ये जो है महिलाओं के खिलाफ जो हिंसा होती है उसके लिए जो है इस समूह ने काम किया था, तो इसलिए टेलर स्विफ्ट को उसमें डाला गया था टाइम पत्रिका के कवर पर। लेकिन अभी जो है इनको सोलो मतलब जो है गायिका के रूप में टाइम पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करें CEO ऑफ द ईयर 2023 किसको चुना गया है, तो सैम अल्टमैन को, ओपन AI के CEO हैं ये। इसके अलावा एथलीट ऑफ द ईयर लियोनल मेसी को, जो टाइम एथलीट ऑफ द ईयर लियोनल मेसी, और ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर एलेक्स नेवेल को चुना गया है।
इसके अलावा ये जो टाइम्स पत्रिका ये जो पर्सन ऑफ द ईयर चूज़ करती है 1927 से कर रही है, और एकमात्र भारतीय जिनको अभी तक चुना गया है 1930 में महात्मा गांधी को चुना गया था, टाइम पत्रिका के कवर पे आए थे। इसके बाद जो है अभी 2014 और 2016 में जो टाइम पत्रिका का ऑनलाइन रीडर्स पोल होता है उसके विजेता हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहे थे, 2014 में भी और 2016 में भी। नेक्स्ट यहाँ पे बात करेंगे, ये वाला याद रखिएगा कि टाइम पर्सन ऑफ द ईयर कौन है, टेलर स्विफ्ट अमेरिकी गायिका है। नदी डॉल्फिन के संरक्षण के लिए एक वैश्विक घोषणा पे साइन हुआ है, और इसमें जो है एशिया और दक्षिणी अमेरिका के 11 देश ने इसमें शामिल हुए थे। तो ये ग्लोबल डिक्लेरेशन ऑफ रिवर डॉल्फिन्स बाई 2030 इसका पूरा नाम था, ये जो घोषणा पत्र था, और इसी पर हस्ताक्षर किए गए दक्षिणी अमेरिकी और एशिया के 11 देशों ने मिलकर इस पर हस्ताक्षर किया। और ये कहाँ पर ये बैठक हुई थी, तो बोगोटा में। बोगोटा कहाँ है, कोलंबिया में। तो कोलंबिया में नदी डॉल्फिन के लिए जो बैठक हुई इसमें 11 देशों ने हस्ताक्षर किए थे, भारत भी इसमें शामिल है। अगला है यहाँ पर क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024, ये 16th एडिशन है इसका, और इसमें जो है एशिया के शीर्ष 3 विश्वविद्यालय कौन है क्यूएस रैंकिंग में, तो पहले नंबर पर है पेकिंग विश्वविद्यालय, चाइना का है ये। दूसरे नंबर पर है हांगकांग विश्वविद्यालय, हांगकांग का है ये। नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर तीसरे नंबर पर है, तो पहले पे पेकिंग, दूसरे पे हांगकांग, तीसरे पे यूनिवर्सिटी का सिंगापुर यूनिवर्सिटी। पहला वाला जरूर याद रखिएगा, पेकिंग यूनिवर्सिटी जो है क्यूएस एशिया रैंकिंग में पहले नंबर पर है। क्यूएस एशिया रैंकिंग की बात की जा रही है यहाँ पर। नेक्स्ट बात करेंगे, भारत की तरफ से क्यूएस एशिया रैंकिंग में नंबर 1 पे कौन है, तो आईआईटी बॉम्बे है। ओवरऑल इसकी रैंक 40 है, लेकिन भारत की तरफ से पहली है। फिर दूसरे नंबर पर आईआईटी दिल्ली है, वैसे इसकी 46 रैंक है। फिर आईआईटी मद्रास है, फिर आईआईएससी बेंगलुरु है, आईआईटी खड़गपुर है, आईआईटी कानपुर जो है यूपी की तरफ से, मतलब यूपी की बात करें तो क्यूएस रैंकिंग में एशिया वाली में आईआईटी कानपुर है नंबर 1 पे। इसके अलावा वैसे ही ओवरऑल में 63 है, फिर दिल्ली विश्वविद्यालय है। पहले नंबर पर याद रखिएगा आईआईटी बॉम्बे है, फिर आईआईटी दिल्ली है। अगला है यहाँ पर CFE एक ट्रीटी थी, ट्रीटी ऑन कन्वेंशनल आर्म्ड फोर्सेस इन यूरोप। इससे बाहर होने वाला देश अभी कौन बन गया है, तो रशिया जो है इससे बाहर हो गया है। तो ये है यूरोप की एक ट्रीटी जिसमें सशस्त्र बलों पर, यहाँ पर पारंपरिक सशस्त्र बलों पर एक संधि थी यूरोप की, उसमें से रूस जो है बाहर निकल गया है। अगला है यहाँ पर यूनेस्को का सृजनात्मक शहर जो नेटवर्क है उसमें कोझिकोड और ग्वालियर को भी शामिल किया गया है। यूनेस्को का सृजनात्मक या रचनात्मक शहर नेटवर्क में 2 सिटीज़ हमारे शामिल हुए हैं अभी हाल में, कोझिकोड और ग्वालियर। कोझिकोड केरल में, इसको साहित्यिक शहर के रूप में शामिल किया गया है, और ग्वालियर को संगीत शहर के रूप में शामिल किया गया है। और इसको डिक्लेयर किया गया था विश्व शहर दिवस जो कि 31 अक्टूबर को होता है, उस दिन इसको शामिल किया गया था। नेक्स्ट बात करेंगे, भारत में अब टोटल जो क्रिएटिव शहर हो गए हैं उस लिस्ट में 8 शहर हमारे हो गए हैं। जयपुर है, वाराणसी है, चेन्नई है, मुंबई है, हैदराबाद है, श्रीनगर है, कोझिकोड और ग्वालियर भी अब शामिल हो गया है। टोटल हो गए 8। इसके अलावा भी इजराइल और फिलिस्तीन का वॉर जो विवाद चल रहा था, और इसमें शुरुआत हुई थी इसकी, जो हमास उग्रवादी संगठन था उसने इजराइल पर हमला किया था 2 अक्टूबर 2023 को, और इस ऑपरेशन का नाम उन्होंने रखा था ऑपरेशन अल अक्सा। ऑपरेशन अल अक्सा क्या था, जिसमें हमास ने इजराइल पर हमला किया था, और ये अल अक्सा एक इजराइल की मस्जिद है, उस नाम पर ये नाम था। इसके अलावा हमले के उत्तर में इजराइल का जो प्रत्युत्तर था, वो ऑपरेशन का क्या नाम था, जो इजराइल ने दोबारा से इसका जो उत्तर दिया था वो था ऑपरेशन आयरन स्क्वाड्स। तो इनका था अल अक्सा हमास का, उसके बाद इजराइल का था आयरन स्क्वाड्स। इसके अलावा जो भारत ने इजराइल से अपने नागरिकों को निकाला था, उस ऑपरेशन का क्या नाम था, जो भारत अपने नागरिकों को लेके आया था, उसका नाम था ऑपरेशन अजय। नेक्स्ट बात करेंगे, ढोरदो जो है ये सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव डिक्लेयर हुआ है। कच्छ का एक गांव है गुजरात का। UNWTO की जो 25वीं अभी सत्र महासभा की बैठक थी, जो कि समरकंद उज्बेकिस्तान में गठित हुई थी, वहीं पे ये निर्णय लिया गया था, ढोरदो बना था कच्छ जो है, कच्छ का एक गाँव जो कि सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गाँव डिक्लेयर हुआ था। ये बैठक कहाँ हुई थी ये पूछा जाता है, जहाँ पे चीज़ें डिक्लेयर होती है अगर भारत का कोई शामिल होता है तो। और इससे पहले 2021 में पोचमपल्ली जो कि तेलंगाना का है, इसको भी जो है सर्वश्रेष्ठ गांव घोषित किया गया था, पोचमपल्ली को। और एक और यहाँ पर सर्वश्रेष्ठ गांव अपग्रेड कार्यक्रम सूची है, एक दूसरा एक ये अवार्ड है सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गाँव अपग्रेड कार्यक्रम। इसमें जो है मंडला गांव जो कि मध्य प्रदेश का है, इसको UNWTO के द्वारा सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव अपग्रेड कार्यक्रम सूची में शामिल किया गया है। मंडला कहाँ का है, तो ये मध्य प्रदेश का है। ये अलग चीज़ है और ये सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव अलग चीज़ है।
अगला बात करेंगे वैश्विक पेंशन सूचकांक 2023 सेवानिवृत्त आय प्रणाली से संबंधित है। मर्सर के द्वारा इसको जारी किया जाता है और इसको हम घटना सार में भी कवर कर चुके हैं। और भारत जो है इसमें भारत की रैंक है 45, भारत की रैंक है पेंशन सूचकांक में 45। जो लोग रिटायर हो जाते हैं उनसे रिलेटेड जो पेंशन प्रणाली है कहाँ की सबसे अच्छी है, तो भारत का नंबर इसमें 45 आता है 47 देशों में। पहले नंबर पे है नीदरलैंड, सेकंड पे है आइसलैंड, उसके बाद है डेनमार्क और लास्ट पे यानी 47 तो टोटल कंट्री जो शामिल थे तो 47 पे है अर्जेंटीना। सबसे अच्छी स्थिति नीदरलैंड की, सबसे खराब स्थिति अर्जेंटीना की और भारत है 45। अगला यहाँ पर ग्लोबल हंगर इंडेक्स की बात करेंगे। इसको जारी किया जाता है वेल्थन गर्लाइफ के द्वारा, जो कि जर्मनी का एक संगठन है। इसके अलावा आयरलैंड के एक संगठन कंसर्न वर्ल्ड वाइड के द्वारा, दोनों के द्वारा मतलब इसको जारी किया जाता है कंबाइंड रूप से। टोटल इसमें जो कंट्री शामिल थे 125 देश इसमें शामिल थे हंगर इंडेक्स में। भारत की रैंक है 111, पहले 101 थी अब 111 हो गई है। भारत की रैंक जो है भारत खुद स्वीकार नहीं करता है कि इतनी ख़राब रैंक हमारी नहीं हो सकती हंगर में। भारत का कहना है ऐसा कि इसमें जितने भी मापदंड रखे गए, 4 मापदंड है, अंडर न्यूट्रिशन, चाइल्ड वेस्टिंग जिसमें कम वजन बच्चों वाला, चाइल्ड स्टंटिंग बच्चों की कम लंबाई और चाइल्ड मोर्टलिटी तो बच्चों का जो मृत्यु वाला वो रहता है, कितनी एज पे बच्चे जो है चल पाते हैं, कितनी मतलब जल्दी जो एक्सपायर हो जाते हैं बच्चे बचपन में। तो भारत का कहना है कि जितना 4 मापदंड है उसमें से 3 तो बच्चों पर ही आधारित है, तो इसमें हंगर इंडेक्स, ग्लोबल हंगर इंडेक्स कैसे डिक्लेयर हो सकता है, तो इसीलिए भारत इसको नहीं मानता। फिर भी याद रखिए रैंक जो है 111 है टोटल 125 देशों में। सबसे खराब स्थिति यानी 125 नंबर पर है केंद्रीय अफ्रीकी गणराज्य और उसके बाद जो है 124 पे है मेडागास्कर। तो इन दोनों की सबसे खराब स्थिति है, भारत है 111। नेक्स्ट यहाँ पे बात करें, अब यहाँ पे बहुत लोगों को जो है लो भूख में रखा गया है। जैसे सबसे अच्छे देश कौन कौन से हैं, तो 20 देशों को इसमें रखा गया है, कुवैत, टर्की, बेलारूस, चीन को सहित मतलब टोटल 20 देश हैं ऐसे जिनको ये जो भूख की स्थिति सबसे मतलब सही है, यहाँ पर भूखमरी नहीं है। तो ऐसा 20 देश डिक्लेयर किए गए। इनका इंडेक्स का मान है 0 से 9.9 तक, लो, मॉडरेट, सीरियस। भारत इसी सीरियस वाले में आता है क्योंकि इसकी जो यहाँ पर स्कोर दिया हुआ है, भारत का स्कोर है 28.7 जो कि किस में आता है, तो ये सीरियस वाली स्थिति में आता है, भारत इसी वाले में आता है। और बस इतना याद रखना है। और अगर एक्सट्रीमली अलार्मिंग स्थिति की भुखमरी की बात करें तो इसमें इन्होंने किसी को नहीं रखा है, मतलब इतनी खराब स्थिति किसी की भी नहीं है। और कहाँ पे एकदम भुखमरी नहीं है, तो इसमें 20 देशों को शामिल किया, भारत को सीरियस वाली कैटेगरी में डाल दिया है 111 रैंक देके। अब नोबेल पुरस्कारों की बात करें, नोबेल 2023 में किसको किसको मिला है, तो चिकित्सा के क्षेत्र में कैथलीन कैरिक को और ड्रीव वाइजमैन या वाइजमैन इनको कहा जाता है, ड्रीव वाइजमैन, तो इनको मिला है कोविड-19 mRNA वैक्सीन के लिए। अब इसको याद कैसे रखना है, तो आप अपनी कोई कहानी बना सकते हैं या फिर जैसे कत्ल हो गया है किसी का तो उसको बचाएगा कौन, तो कत्ल होने वाला है किसी का उसको वाइजमैन बचा लेगा, तो चिकित्सा उसकी कर देगा। तो इस तरह से याद कर सकते हैं कैथलीन और वाइजमैन। फिर फिजिक्स में जो है पियर अगास्तिनी को और फ्रैंक कॉज को और एन ह्यूलियर को, यानी 3 लोगों को यहाँ पर मिला है, पियर अगास्तिनी, फ्रैंक कॉज, एन ह्यूलियर को। अब इसको याद कैसे करेंगे, तो अगस्त में समझ लीजिए कि अगस्त में लोग ह्यूलियर मतलब हुल्लार करते रहते हैं, बहुत सारे उत्सव वगैरह होते हैं, त्यौहार होते हैं। कॉज इसका यही है कि लोग जो है अगस्त में काफ़ी त्यौहार होते हैं इसलिए हुल्लियर करते रहते हैं, हुल्लार करते रहते हैं। इस तरह से थोड़ा बहुत कहानी बना सकते हैं। पदार्थ के भीतर इलेक्ट्रॉन गतिशीलता, इलेक्ट्रॉन डायनेमिक्स के लिए भौतिकी में पुरस्कार दिया गया है, किस लिए मिला है ये चीज़ आजकल ज़्यादा पूछी जाती है। नेक्स्ट बात करेंगे केमिस्ट्री में, मोंगी जी वोवेंडी, लुइस ई ब्रूस, एलेक्सी आई एक्कीमोव, इन तीनों लोगों को मिला है केमिस्ट्री में। मोंगी मतलब मैगी हो गया, मैगी करो ब्रश करो, अगर कोई अकेले रहता है तो मैगी खाता है और ब्रश करता है बस। तो ये रसायन के क्षेत्र में क्वांटम डॉट्स स्टडी के लिए रसायन के क्षेत्र में पुरस्कार इन तीनों लोगों को मिला है, मोंगी, ब्रूस और एक्कीमोव को। फिर बात करेंगे साहित्य में जॉन फॉस को मिला है और नॉर्वे के ये लेखक हैं, कई सारी इन्होंने अच्छी अच्छी रचनाएं की हैं, तो ये जॉन फॉस को नॉर्वे के लेखक को मिला है। पूछा जा सकता है बस इतना इसमें कि जॉन फॉस जो है किस देश से संबंधित हैं, क्योंकि ये सिंगल पर्सन है। नेक्स्ट यहाँ पर पीस के क्षेत्र में किसको मिला है, तो नरगिस मोहम्मदी को। नरगिस मोहम्मदी कौन है, तो ईरान की महिला अधिकार के लिए, वर्तमान में ये जेल में है, महिला अधिकार के लिए इन्होंने काफ़ी संघर्ष किया था नरगिस मोहम्मदी ने। तो ये जो है शांति के लिए इनको पुरस्कार मिला है।
फिर इकोनॉमिक्स में क्लाउडिया गोल्डिन को मिला है, ये महिला है, अमेरिकी महिला हैं, और वुमेन लेबर आउटकम संबंधित जो इन्होंने जो भी रिसर्च वगैरह किया था इसीलिए इनको मिला है क्लाउडिया गोल्डिन को। और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबल पाने वाली ये पहली सोलो महिला है, मतलब सिंगल रूप से ये सिंगल एक ही व्यक्ति को जो पुरस्कार मिला है। हमेशा जो वैसे भी महिलाएं शामिल होती थी लेकिन कंबाइन रूप से सोलो उनको कभी नहीं मिला था, तो ये पहली बार सोलो कोई महिला है जिनको ये पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट बात करेंगे वैश्विक नवाचार सूचकांक 2023 विपो के द्वारा, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसको 27 सितंबर को जारी किया गया है। 80 मानकों के आधार पर इसको जारी किया गया है और नवाचार में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स में भारत की रैंक है 40 और इसका स्कोर है 38.1। बस रैंक यहाँ पर याद रखेगा। पिछले साल भी इसकी सेम रैंक थी। पहले नंबर पर नवाचार में है स्विट्जरलैंड और लास्ट पे कौन है तो अंगोला है। पहले नंबर स्विट्जरलैंड, लास्ट पे अंगोला और भारत की रैंक है 40। अगला बात करेंगे यहाँ पर अगर पड़ोसी देशों की बात करें तो पड़ोसी देशों में केवल चीन ही भारत से आगे है। चीन की रैंक है 12, हमारी है 40 और बाकी जितने भी पड़ोसी देश हैं नेपाल, भूटान या श्रीलंका या म्यांमार या फिर पाकिस्तान, सब जो है हमसे पीछे ही हैं नवाचार में। अगले यहाँ पे बात करेंगे टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023। तो इसमें टोटल 1904 यहाँ पर विश्वविद्यालय शामिल किए गए हैं इस रैंकिंग में। भारत के 91 विश्वविद्यालय इसमें शामिल है। भारत के 91 शामिल है और शामिल विश्वविद्यालय की संख्या की बात करें कि किसके सबसे ज़्यादा विश्वविद्यालय इस रैंक में शामिल है तो भारत चौथे नंबर पे आता है। सर्वाधिक विश्वविद्यालय की संख्या में चौथे नंबर पर आता है भारत। और शीर्ष 10 जितने भी यहाँ पर जो रैंकिंग बनाई गई है, शीर्ष 10 में 7 अमेरिका के हैं और 3 ब्रिटेन के हैं। टॉप 10 में 7 अमेरिका के हैं, 3 ब्रिटेन के हैं, तो इन्हीं दोनों का इसमें बोलबाला है। और अगर पहले नंबर पे बात करें तो ये इंपॉर्टेंट है, पहले नंबर पर यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड यूके की यूनिवर्सिटी, इसके अलावा सेकंड पे स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी यूएसए की, फिर थर्ड पे मैसाचुसेट्स जो कि यूएसए की है, फिर फोर्थ नंबर पे हार्वर्ड जो कि यूएसए की है, फिर फिफ्थ पे कैम्ब्रिज यूके की। तो यहाँ पर पहला, दूसरा, तीसरा जरूर याद रखिएगा। यूके की ऑक्सफोर्ड जो है पहले नंबर पे है, फिर स्टैनफोर्ड है। आगे बात करेंगे भारत की तरफ से जो पहले नंबर पे है वो है आईआईसी बेंगलुरु। ये जो रैंकिंग है, कौन सी रैंकिंग है, कई तरह की रैंकिंग दी जाती है, क्यूएस हो गई, टाइम्स हो गई, तो ये टाइम्स हायर एजुकेशन वाली रैंकिंग है, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग, वर्ल्ड की बात की जा रही है, एशिया की नहीं। तो यहाँ पर आईआईसी बेंगलुरु जो है भारत की तरफ से पहले नंबर पे आता है। वैसे इसकी रैंक 201 से 250 के बीच में आती है। ये स्लॉट बनाए गए हैं, तो भारत का जो है ये पहले नंबर वाला मतलब 250 तक के पहुँच की, मतलब 250 तक की वाली रेंज में है। ये मतलब काफ़ी पीछे है, फिर भी भारत की तरफ से पहले नंबर पे है। फिर है अन्ना यूनिवर्सिटी, फिर जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट है भारत संयुक्त राष्ट्र क्षमता निर्माण पहल। ये जो है किस चीज़ के लिए की जा रही है, तो ग्लोबल साउथ के जो देश हैं उनके विकास के लिए भारत और संयुक्त राष्ट्र साथ में ये पहल कर रहा है। भारत और संयुक्त राष्ट्र ने मिलकर ये पहल की है, राष्ट्र निर्माण पहल। और किसके लिए, तो ग्लोबल साउथ के लिए, जो हमारे ग्लोबल साउथ वाले देश हैं। आगे बात करेंगे संयुक्त राष्ट्र महासभा का 78वां सत्र भी आयोजित किया गया 5 सितंबर 2023 को। अध्यक्षता की है डेनिस फ्रांसिस ने, जो कि त्रिनिदाद और टोबैगो के ये हैं अध्यक्षता जिन्होंने की है, डेनिस फ्रांसिस ने। एसडीजी शिखर सम्मेलन भी इसी दौरान हुआ था 18 से 19 सितंबर के बीच में। फिर क्लाइमेट एम्बिशन समिट भी इसी टाइम पे हुआ था 20 सितंबर को। तो ये याद रखेगा कौन सा सत्र अभी आयोजित हुआ, तो 78वां। इसके अध्यक्ष कौन थे, डेनिस फ्रांसिस, जो कि त्रिनिदाद और टोबैगो के थे। अगला यहाँ पे बात करेंगे महासभा की जब सत्र होता है तो उसका नंबर पूछ लिया जाता है। यूनेस्को की 45वीं सत्र बैठक अभी आयोजित हुई थी रियाद, सऊदी अरब में। इसमें जो है यूनेस्को धरोहर सूची में भारत के 2 स्थल सम्मिलित किए गए हैं। कौन कौन से, तो होयसल मंदिर समूह और शांति निकेतन। होयसल मंदिर समूह कहाँ पर है, तो कर्नाटक में, बेलूर हलेबीड कर्नाटक में। और शांति निकेतन कहाँ है, तो कोलकाता में, पश्चिम बंगाल में। और शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी, तो रविंद्रनाथ टैगोर के जो पिताजी थे देवेंद्रनाथ टैगोर, उन्होंने स्थापना की थी। हालांकि बाद में जब यूनिवर्सिटी बना था उस टाइम पे रविंद्रनाथ टैगोर ही थे। नेक्स्ट बात करेंगे यूनेस्को स्थल टोटल अभी कितने हैं हमारे, तो 42 हैं। इनमें से 34 जो है सांस्कृतिक स्थल हैं, कल्चरल, 7 जो है प्राकृतिक हैं, 1 मिश्रित है। अब मिश्रित में कौन है, तो कंचनजंगा जो स्थल है वो जो है मिश्रित वाली श्रेणी में इसको रखा गया है, सिक्किम में है जो। अगला यहाँ पे बात करेंगे होयसल जो मंदिर समूह है उसमें कौन कौन से मंदिर आते हैं, तो चेन्नाकेश्वर मंदिर, होयसलेश्वर मंदिर और केशव मंदिर। ये 3 मंदिर समूह जो हैं होयसल मंदिर समूह के अंतर्गत आते हैं। I2U2 समूह द्वारा
संयुक्त अंतरिक्ष उद्यम का अनावरण किया गया। तो I2U2 क्या है, तो इसमें 2 बार I है तो इंडिया और इजराइल हो गया, 2 बार U है तो USA और UAE हो गया। इन्होंने अपना संयुक्त अंतरिक्ष उद्यम का अनावरण किया है और इसी 78वें संयुक्त राष्ट्र महासभा की मतलब जब बैठक थी उसी दौरान ये जो है घोषणा की गई थी। संयुक्त अंतरिक्ष उद्यम की घोषणा I2U2 के द्वारा। आगे बात करेंगे भारत कनाडा विवाद, और ये किस लिए हुआ था, तो भारतीय मूल के कनाडाई सिख जिनका नाम था हरदीप सिंह निज्जर, इनकी कनाडा में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। उसके बाद जो कनाडाई प्रधानमंत्री हैं जस्टिन ट्रूडो, उन्होंने हाउस ऑफ कॉमन्स में कहा था कि हत्या में भारत सरकार की संलिप्तता है। तो ये इसी वजह से भारत ने इस बात को एक्सेप्ट नहीं किया था और इसीलिए विवाद हुआ था। फिर भारत के दूतावास से वहाँ पे लोग भगाए, मतलब हटाए गए, यहाँ से वहाँ के लिए हटाए गए, इस तरह से सब चीज़ें हुई थी, अगर आपको याद हो तो। और इसके अलावा 5 आइज़ जो खुफिया एजेंसी है इन देशों की, उन्होंने भी कहा था कि भारत की संलिप्तता है। 5 आइज़ खुफिया एजेंसी में ये किसकी है, तो ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, यूके और अमेरिका। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, यूके और अमेरिका की ये 5 आइज़ है, ये याद रखिएगा किस कौन कौन इसमें देश हैं। नेक्स्ट बात करेंगे तो ये भारत कनाडा विवाद हरदीप सिंह निज्जर की वजह से हुआ था। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पर अगला जो है, भारत OIML प्रमाण पत्र जारी करता देश बन गया है। OIML जो क्या है, तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी, और ये जो है एक संधि संगठन है, 1955 में बना था। भारत इसका सदस्य 1956 में हुआ था और ये माप विज्ञान कानून के लिए वैश्विक मानक निर्धारित करता है। इसके तहत जो है जो मापक यंत्र होते हैं, जैसे बाट, बटखरे वगैरह जो भी चीज़ें हैं, मापक प्रणाली जो है एक वैश्विक स्तर पर जारी कर सकता है कोई देश। तो भारत को जो है, भारत इसको अब जारी कर सकता है। भारत विश्व का 13वां ऐसा देश बन गया है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत OIML प्रमाण पत्र जारी कर सकता है बाट और मापन उपकरण बेचने हेतु। नेक्स्ट बात करेंगे, बस इतना पूछा जा सकता है OIML क्या है, तो ये जो है बाट और मापन उपकरण बेचने हेतु एक जो है एक प्रमाण पत्र है। अगला विश्व प्रतिभा रैंकिंग 2023 वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग, इसका 10th एडिशन जारी हुआ है IMD के द्वारा। टोटल देश इसमें हैं 64 देशों में पहले नंबर पे है स्विट्जरलैंड, इसका स्कोर है 100 पर। 64 देशों में नंबर 1 है टैलेंट में स्विट्जरलैंड और भारत है 52, भारत 52 नंबर पे है, पहले नंबर पे है स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट बात करेंगे सर्वश्रेष्ठ देशों की रैंकिंग 2023 जो अभी जारी हुई, इसमें US न्यूज़ एंड वर्ल्ड रिपोर्ट जो है ये इसके द्वारा जारी की गई है। USNWR इतना इंपॉर्टेंट नहीं है और ये अमेरिकी मीडिया कंपनी है, इसके द्वारा इसको जारी किया गया है। सर्वश्रेष्ठ देशों की रैंकिंग है ये, और इसमें कई मानक इन्होंने रखे हैं, गतिशीलता, सुरक्षा, आर्थिक स्थिरता, सामाजिक न्याय जैसे 73 गुणों के आधार पर ये सर्वश्रेष्ठ देश इन्होंने निकाला है। तो नंबर 1 इन्होंने माना है स्विट्जरलैंड को, उसके बाद कनाडा है, स्वीडन, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका है, नंबर 1 पे स्विट्जरलैंड है। जैसे कुछ ऐसे कंट्री हैं, कुछ ऐसी रैंकिंग है जिसमें केवल पहला ही याद रहे तो वही काफ़ी है। तो इसमें जो है भारत का रैंक कौन सा है सर्वश्रेष्ठ देशों की सूची में, तो भारत 30 नंबर पे आता है, 30 नंबर पे, पहले पे स्विट्जरलैंड, भारत 30। नेक्स्ट बात करेंगे विश्व में 10 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं, जो फोर्ब्स के द्वारा एक सूची जारी की गई, इंपॉर्टेंट है ये। 10 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं कौन है, तो नंबर 1 पे USA आता है, फिर चाइना आता है, फिर जर्मनी, फिर जापान। अब ये चारों जरूर याद रखना है, पूछा जा सकता है निम्न में से कौन भारत से ऊपर है, तो USA है, चाइना है, जर्मनी है, जापान है। उसके बाद भारत का नंबर आता है, फिर UK, फ्रांस, इटली, ब्राज़ील, कनाडा, रशिया, ये सब जो है बाद में आते हैं। टॉप 10 में रशिया शामिल नहीं है, याद रखिएगा, 11 नंबर पे रशिया। सर्वाधिक GDP में वृद्धि किस में हुई, जो ये साल गुजरा, तो ये जो है भारत में GDP में सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई है। अगला है अमेरिकी एक राज्य है जॉर्जिया कंट्री की बात नहीं हो रही है, अमेरिकी राज्य जॉर्जिया की बात हो रही है। उसने हिंदू विरासत माह एक घोषित किया है, अक्टूबर महीने को हिंदू विरासत माह के रूप में घोषित किया है। और इसी महीने में जो है गांधी जयंती भी पड़ती है, इसी महीने में बहुत सारे हमारे त्यौहार भी पड़ते हैं, तो इसीलिए इसी महीने को जो है हिंदू विरासत माह के रूप में घोषित किया है। नेक्स्ट है वैश्विक शांति सूचकांक 2023 ग्लोबल पीस इंडेक्स, इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड पीस IEEP के द्वारा इसको जारी किया जाता है। 23 संकेतक के आधार पर इसको जारी किया गया है। टोटल इसमें कंट्री शामिल थे 163 और भारत की इसमें रैंक है 126। पीस में जो है भारत 126 नंबर पे है। पहले नंबर पे आइसलैंड है, नंबर 1 पे आइसलैंड, फिर डेनमार्क, फिर आयरलैंड, ये तीनों याद रखना है, आइसलैंड, डेनमार्क, फिर आयरलैंड। लास्ट पे यही वाला याद रखना है, लास्ट पे है अफगानिस्तान, पहले पे आइसलैंड, डेनमार्क और आयरलैंड। सबसे शांत क्षेत्र की बात करें तो यूरोप जो है सबसे शांत क्षेत्र है,
इसके अलावा सबसे अशांत क्षेत्र मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका है, मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका। दक्षिणी एशिया का सबसे शांत देश कौन सा है हमारे साइड का, तो ये जो है भूटान सबसे शांत है, लेकिन ओवरऑल रैंकिंग में 17 नंबर पे आता है। भूटान सबसे शांत है इधर की साइड, लेकिन ओवरऑल में 17 नंबर पे है। अगला है ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2023 एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, और इस रिपोर्ट का क्या नाम है, तो फॉस्टरिंग इफेक्टिव एनर्जी ट्रांजिशन 2023। तो ऊर्जा संक्रमण यानी एनर्जी ट्रांजिशन जो है इसको कौन जारी करता है, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यानी विश्व आर्थिक मंच के द्वारा इसको जारी किया गया है, और एक्सेंचर जो हमारी कंपनी है उसके सहयोग से इसको जारी किया गया है। इसके अलावा कुल देश इसमें शामिल है 120। पहले नंबर पे है स्वीडन, एनर्जी ट्रांजिशन में नंबर 1 पे है स्वीडन, और लास्ट में सबसे कौन है, तो यमन है। सबसे नंबर 1 पे स्वीडन, सबसे लास्ट में यमन। और इसके अलावा भारत जो है 67 नंबर पे, भारत की रैंकिंग यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, 67 नंबर पे है एनर्जी ट्रांजिशन में। पहले नंबर पे स्वीडन, लास्ट पे यमन, और भारत की रैंक है 67। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा इसको जारी किया जाता है। सतत विकास रिपोर्ट 2023 जारी करता है UNSDSN, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो सोल्यूशन नेटवर्क होता है उसके द्वारा जो है इसको जारी किया जाता है सतत विकास रिपोर्ट। और इस रिपोर्ट का नाम क्या है, शीर्षक क्या है, तो इम्प्लीमेंटिंग द SDG स्टिमुलस, तो ये इसका नाम है। टोटल 166 देश इसमें शामिल हैं। पहले नंबर पर सतत विकास में है फिनलैंड, उसके बाद है स्वीडन, फिर है डेनमार्क। फिनलैंड, स्वीडन और डेनमार्क इसमें जो है पहले, दूसरे, तीसरे नंबर पे है। लास्ट में इसमें है दक्षिणी सूडान, लास्ट में है दक्षिणी सूडान, बस इतना याद रखना है, लास्ट वाले पे दक्षिणी सूडान है। पहले नंबर पे सतत विकास में है फिनलैंड। भारत की रैंक है यहाँ पर 112। बहुत सारी यहाँ पर रैंकिंग हो जा रही है, तो इसको बहुत बार पढ़ना पड़ेगा तभी याद होगा। अगर आप एक बार पढ़ लेंगे उसके बाद थोड़ा सा सोचिएगा अलग जाके कि इसमें कौन सा था, फिर से निकाल के देखिएगा, तो इस तरह से करेंगे तभी याद होगा ये, और इसको बार बार ही पढ़ना पड़ेगा, ये ऑब्वियस है कि भूल जाएगा। सतत विकास एग्ज़ाम के पहले फिर से पढ़ के जाना पड़ेगा। फिनलैंड जो है सतत विकास में नंबर 1 पे है, भारत 112 है। अगला है QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024, इसमें जो है अभी पहले नंबर पे है वर्ल्ड यूनिवर्सिटी, QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में मैसाचुसेट्स प्रौद्योगिकी संस्थान MIT जो है 12वीं बार ये पहले नंबर पे है। इसके अलावा भारत के 45 संस्थान रैंकिंग में शामिल हैं, और भारत की ओर से शीर्ष पे कौन है, तो IIT बॉम्बे, फिर IIT दिल्ली, फिर IISc बेंगलुरु, फिर IIT खड़गपुर, फिर IIT कानपुर 5वें नंबर पर। इससे पहले अभी हमने QS एशिया देखी थी, टाइम्स जो हायर एजुकेशन देखी थी, टाइम्स एशिया देखी थी। तो यहाँ पर जो है QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग की बात की जा रही है। इसमें नंबर 1 पे है MIT 12वीं बार। ये वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ज़्यादा अच्छे से देख लीजिएगा। वैसे तो सब इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग केवल यहाँ पर लिखा है। अभी जो हमने देखा था QS एशिया दिखा था, टाइम्स हायर एजुकेशन, तो टाइम्स जो हायर एजुकेशन वाली थी वो भी इंपॉर्टेंट थी, और ये जो है केवल एशिया लिखा रहेगा, जिसमें उसको चाहे एक बार आप नहीं भी याद रखेंगे तब भी चलेगा, लेकिन वर्ल्ड जहाँ पर है वो ज़रूर याद रखिएगा। MIT जो है पहले नंबर पे है। भारत की ओर से IIT बॉम्बे पहले नंबर पे है, उसके बाद फिर IIT दिल्ली, फिर IISc बेंगलुरु। ओवरऑल में IIT बॉम्बे 149 नंबर पे आती है। अगला बात करेंगे टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया विश्वविद्यालय रैंकिंग। अब ये देखिए, अब एक और आ गया टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया रैंकिंग, और इससे पहले जो टाइम्स की रैंकिंग थी वो ओवरऑल में थी। तो ये जो है केवल टाइम्स हायर एजुकेशन है एशिया वाली, ये एशिया वाली हम पढ़ रहे हैं। तो इसमें जो है सिंघुआ विश्वविद्यालय पहले नंबर पे है। अब टोटल में हमने देखा था कौन पहले नंबर पे था, टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड रैंकिंग में, तो उसमें जो है ऑक्सफोर्ड UK वाला वो पहले नंबर पर था। और एशिया के टाइम्स हायर में जो है सिंघुआ विश्वविद्यालय जो चाइना का है वो पहले नंबर पे है। ओवरऑल में टाइम्स में ऑक्सफोर्ड पहले नंबर पे था, और एशिया वाले में देखिए सिंघुआ विश्वविद्यालय पहले नंबर पे है। उसके बाद पेकिंग विश्वविद्यालय, ये भी चाइना में है, ये भी चाइना में है। फिर जो है सिंगापुर यूनिवर्सिटी, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर, ये तीसरे नंबर पे है। एशिया में सिंघुआ विश्वविद्यालय पहले नंबर पर, टाइम्स वाली की बात की जा रही केवल। और जो है जो ओवरऑल में अगर बात करें एशिया में नहीं, तो ऑक्सफोर्ड पहले नंबर पे है UK का। नेक्स्ट है यहाँ पर शीर्ष 100 में भारत के 4 संस्थान कौन से हैं इसमें, तो IISc बेंगलुरु है, उसके बाद JSS उच्च शिक्षा और अनुसंधान अकादमी मैसूर, फिर सूलिनी जैव प्रौद्योगिकी एवं प्रबंधन जो कि हिमाचल का है। तो ये 3 जो है IISc बेंगलुरु इसमें पहले नंबर पे है। आगे बात करेंगे वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग 2023 रिपोर्ट आई है। EIU यानी इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा इसको जारी किया गया दिसंबर 2023 में। और दुनिया के सबसे महंगे शहर इन्होंने किसको बताया है, तो सिंगापुर को सबसे महंगा बताया, स्कोर 104 सबसे महंगा शहर।
सिंगापुर के बराबर ही स्कोर है ज्यूरिख का। तो नंबर 1 पे दो शहर है यहाँ पर, सिंगापुर और ज्यूरिख स्विट्जरलैंड का। सिंगापुर और ज्यूरिख जो है पहले नंबर पे सबसे ज़्यादा महंगे, उसके बाद फिर न्यूयॉर्क आता है, फिर जेनेवा आता है, फिर हांगकांग आता है। पहले नंबर पर 2 हैं सबसे महंगे, याद रखिएगा। EIU के द्वारा, इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा इसको जारी किया जाता है। अब यहाँ पर जो और याद रखना है कि दुनिया के सबसे सस्ते शहर कौन से हैं। सबसे महंगे हो गए सिंगापुर और ज्यूरिख, सबसे सस्ते हो गए सबसे सस्ता हो गया दमिश्क। दमिश्क जो है सीरिया की राजधानी है, 173 स्थान पर है, लास्ट है सबसे। तो टोटल 173 देशों को इसमें शामिल किया गया होगा, उसमें से लास्ट है ये सबसे सस्ता। इसके अलावा अगर यहाँ पे बात करें कि हमारे आसपास के जो शहर हैं उनमें सबसे सस्ता कौन है, तो कराची जो है हमारे आसपास का जो शहर है वो सस्ता है, पाकिस्तान का कराची। नेक्स्ट यहाँ पे बात करेंगे भारतीय शहरों की बात करें तो भारतीय शहरों में जो सबसे महंगा शहर है, सबसे महंगा होने के बाद भी 150 नंबर पे, समझ लीजिए कितना सस्ता है। तो महंगा सबसे हमारे यहाँ है इंडिया के हिसाब से मुंबई, उसके बाद नई दिल्ली, उसके बाद बेंगलुरु, फिर चेन्नई, फिर अहमदाबाद। अहमदाबाद भारत का, मतलब जितने भी शहर शामिल किए गए हैं, अब सब शहरों को शामिल नहीं किया जा सकता, जितने शहर शामिल किए गए हैं उसमें सबसे सस्ता है अहमदाबाद और सबसे महंगा है मुंबई। नेक्स्ट बात करेंगे ओवरऑल सबसे महंगा, अभी हमने देखा था सिंगापुर और ज्यूरिख, और सबसे सस्ता दमिश्क ओवरऑल में, और भारत में सबसे महंगा मुंबई और सबसे सस्ता अहमदाबाद। रहने योग्य यानी ग्लोबल लाइबिलिटी जो इंडेक्स होता है, रहने योग्य जो शहर होते हैं, इसको भी EIU ने जारी किया है। इसमें सबसे अच्छा शहर माना है इन्होंने वियना को, जो कि ऑस्ट्रिया की राजधानी है। भारत में जो है मुंबई और दिल्ली दोनों को ओवरऑल में 141 रैंक दी गई है, दोनों को ही बराबर रैंक है। मुंबई और दिल्ली सबसे ज़्यादा रहने योग्य इन्होंने बताया है। फिर जो चेन्नई है उसका 144 स्थान है। तो मुंबई और दिल्ली के बाद चेन्नई का नंबर आता है भारत की तरफ से। वैसे ओवरऑल में वियना नंबर 1 है। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2023 जारी करता है विश्व आर्थिक मंच, WEF के द्वारा इसको जारी किया जाता है। ये रिपोर्ट इंपॉर्टेंट है। भारत की रैंक है इसमें 127, 146 कंट्री में भारत की रैंक है 127, और 2022 में जो है भारत 135 नंबर पे था। 2022 में 135 में था, अभी 127 पे है। पहले नंबर पे है इसमें ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में, पहले नंबर पे आइसलैंड, जहाँ पर लैंगिक समानता सबसे ज़्यादा है, और ये जो है 14वीं बार पहले नंबर पे आया है आइसलैंड। उसके बाद आइसलैंड के बाद नॉर्वे है, फिर फिनलैंड है, लास्ट पे है इस पर अफगानिस्तान, उसके बाद चाड। सबसे लास्ट पे है अफगानिस्तान, ये याद रखिएगा, सबसे लास्ट पे है अफगानिस्तान और सेकंड लास्ट है चाड। और अफगानिस्तान का नंबर है 146, पहले नंबर पे आइसलैंड। भारत की रैंक है 127, टोटल यहाँ पर कंट्री शामिल थे 146। अगला है विश्व प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग 2023 वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स, और IMD के द्वारा इसको जारी किया जाता है। पहले नंबर पर है कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में डेनमार्क, पहले नंबर पर डेनमार्क, फिर आयरलैंड, फिर स्विट्जरलैंड। कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में पहले नंबर पे है डेनमार्क, और भारत की रैंक क्या है, तो भारत की रैंक है 40। यहाँ पर प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक की बात की जा रही है। लास्ट पे है वेनेजुएला। भारत की रैंक याद रखिएगा कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में 40 है। अगला है यहाँ पर सीरिया अरब लीग में पुनः शामिल हो गया मई 2023 में 12 साल के बाद, और ये सम्मेलन हुआ था जेद्दा सऊदी अरब में, वहीं पे शामिल हुआ था। सीरिया जो है अरब लीग में शामिल हो गया है। 2011 में ये बाहर कर दिया गया था, निलंबित कर दिया गया था। और अरब लीग की स्थापना कब हुई थी, तो 1945 में काहिरा मिस्र में स्थापना हुई थी। ये काहिरा मिस्र की राजधानी है। 1945 में यहीं पर अरब लीग की स्थापना हुई थी। और मई 2023 में जो है जेद्दा की बैठक में, जेद्दा जो है सऊदी अरब में, वहाँ की बैठक में सीरिया को वापस से ले लिया गया है। ऑपरेशन करुणा क्या है, तो म्यांमार में एक तूफान ने काफ़ी तबाही मचाई थी, मोचा चक्रवात ने। तो यहाँ पर म्यांमार की मदद के लिए भारत जो गया था, तो उस मदद का ऑपरेशन का नाम क्या था, तो ऑपरेशन करुणा जो है भारत की तरफ से की गई मदद थी म्यांमार के लिए। और इसमें जो है भारत की तरफ से INS शिवालिक, INS कोमोर्ता, INS सावित्री, INS घड़ियाल, ये सब गए थे उनकी मदद के लिए। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 अभी जारी किया गया है 3 मई को, 21वां ये संस्करण था। जारी करता है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा इसको जारी किया जाता है। लगातार 7वीं बार पहले नंबर पे है नॉर्वे, प्रेस स्वतंत्रता में नंबर 1 है नॉर्वे, और लास्ट है उत्तर कोरिया, जहाँ पे प्रेस को बिल्कुल भी फ्रीडम नहीं है। और भारत है 150 नंबर पे, 150 नंबर पे है प्रेस फ्रीडम में भारत, पहले नंबर पे नॉर्वे। वैश्विक दासता सूचकांक 2023 ग्लोबल स्लेवरी इंडेक्स, ये वॉक फ्री फाउंडेशन के द्वारा इसको जारी किया जाता है।
सर्वाधिक दास्ता कहाँ पे बताई गई कि सबसे ज़्यादा दास्ता कहाँ है, स्लेवरी कहाँ है, तो उत्तरी कोरिया में, उत्तर कोरिया में, फिर अफगानिस्तान और म्यांमार का नंबर आता है। भारत स्लेवरी में जो है 6वें नंबर पे, 6th नंबर पे है और 160 देशों में 6वें नंबर पर। यानी भारत जो है ये यहाँ पर स्लेवरी बहुत ज़्यादा है और ये उस तरह की स्लेव की दास्ता की बात नहीं की जा रही जैसे पहले पुराने ज़माने में होता था। ये आधुनिक दास्ता है जिसमें हमारा दिमाग जो है किसी स्वतंत्र नहीं रह पाता है, आधुनिक दास्ता उसमें आती है। और सर्वाधिक ये जो है हम दास्ता वाला ये जो क्रम है ये प्रति 1000 जनसंख्या पर आधुनिक दास्ता की बात की जा रही है कि 1000 जनसंख्या पे कितने ज़्यादा लोग जो है स्लेवरी के शिकार हैं मानसिक रूप से। तो ये उत्तर कोरिया इसमें नंबर 1 पे आता है, भारत जो है 6वें नंबर पे आता है। और सर्वाधिक दास्ता कहाँ पे है, अगर जनसंख्या की बात की जाए, टोटल पॉपुलेशन कहाँ पे, क्योंकि पॉपुलेशन हमारे इंडिया की बहुत ज़्यादा है इसलिए सबसे ज़्यादा दास्ता भी जनसंख्या के हिसाब से यहाँ होगी। वैसे प्रति 1000 में बात की जाए तो उत्तर कोरिया में ज़्यादा है। ओवरऑल लोगों की गिनती निकाल ली जाए तो भारत में सबसे ज़्यादा है, उसके बाद चाइना में क्योंकि यहाँ के भी जनसंख्या ज़्यादा है, उसके बाद उत्तर कोरिया आता है। टोटल जनसंख्या में भारत नंबर 1 है और सर्वाधिक दास्ता ऐसे अलग अगर पूछा जाए प्रति 1000 पर तो उत्तर कोरिया नंबर 1 पे है। नेक्स्ट बात करेंगे विश्व के व्यस्ततम हवाई अड्डे कौन से हैं। सबसे इसको जारी करता है एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल। सबसे ज़्यादा व्यस्त है अटलांटा जो कि यूएसए का है, सबसे व्यस्त है। इसके अलावा भारत की तरफ से नंबर 1 पे कौन है सबसे ज़्यादा व्यस्तता में, तो इंदिरा गांधी हवाई अड्डा दिल्ली वाला, नई दिल्ली, ये जो है 9वें नंबर पे ओवरऑल में आता है, लेकिन वैसे ये पहले नंबर पर है। विदेशी यात्री आवागमन में पहले नंबर पे कौन है, तो दुबई एयरपोर्ट है। विदेशी यात्री सबसे ज़्यादा आते जाते हैं दुबई एयरपोर्ट पे। इसके अलावा कार्गो सबसे ज़्यादा जो है, कार्गो कहाँ आता जाता है, तो हांगकांग एयरपोर्ट पे। कार्गो में जो है हांगकांग नंबर 1 है, विदेशी यात्रियों में दुबई नंबर 1 है और भारत की तरफ से नई दिल्ली वाला एयरपोर्ट इंदिरा गांधी एयरपोर्ट नंबर 1 है। ओवरऑल में अटलांटा एयरपोर्ट यूएसए का नंबर 1 है। सबसे व्यस्ततम की बात की जा रही है यहाँ पर। नेक्स्ट है यहाँ पर वैश्विक विद्युत समीक्षा रिपोर्ट। इसको एम्बर के द्वारा जारी किया गया जो कि एक थिंक टैंक है। तो एम्बर के द्वारा जारी की गई रिपोर्ट में कहा गया है कि वैश्विक जो विद्युत उत्पादन हुआ 2022 में उसमें जीवांश आधारित जो विद्युत है वो 61% रही। जो हमारी जो पुरानी जिस तरह से की जाती थी कोयला वगैरह से, उसका योगदान रहा 61%। इसके अलावा इसमें से भी 61% में सबसे ज़्यादा कोयले से बनी, 36% जो बिजली बनी वो कोयले से बनी है। इसके अलावा स्वच्छ विद्युत में सबसे ज़्यादा किससे बनी है, तो जल ऊर्जा जो है सबसे ज़्यादा बनी है जल से 15%। स्वच्छ ऊर्जा में नंबर 1 पे है जल ऊर्जा। उसके बाद फिर परमाणु ऊर्जा है 9%। ये वैश्विक की बात की जा रही है, भारत की नहीं। जल ऊर्जा नंबर 1 पे है वैश्विक स्तर पर। विद्युत मांग में नंबर 1 पे कौन है, तो चाइना है। उसके बाद फिर अमेरिका है, फिर भारत है। सबसे ज़्यादा बिजली की मांग चाइना में है, फिर अमेरिका, फिर भारत। CO2 उत्सर्जन, कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में नंबर 1 कौन है, तो चाइना ही है। उसके बाद अमेरिका, फिर भारत। तो तीनों रैंक विद्युत की मांग जहाँ ज़्यादा है वहीं CO2 उत्सर्जन भी ज़्यादा है। अगला है यहाँ पर टाइम की 100 जो प्रभावशाली पर्सन है उनकी सूची आई है, 20वां एडिशन है। तो 6 श्रेणियाँ इसमें बनाई गई हैं, आइकन, पायनियर, आर्टिस्ट, इनोवेटर्स, टाइटन्स, लीडर्स, इस तरह की श्रेणियाँ बनाई गई हैं। तो आइकन्स में 15 लोगों की सूची में शाहरुख खान भी है, याद रखिएगा। ये टाइम 100 में आइकन्स वाली श्रेणी में है ये। और पायनियर्स की श्रेणी में SS राजमौली हैं, इनका बस ये भारतीय हैं, कई सारे लोग इसमें शामिल होते हैं लेकिन ये भारतीय इसलिए इम्पॉर्टेंट है। तो राजमौली को जो है पायनियर्स वाली सूची में रखा गया है। इसके अलावा टाइटन्स की सूची में हमारी पद्मलक्ष्मी जो भारतीय मूल की लेखिका हैं, पद्मलक्ष्मी, वो जो है टाइटन्स वाली श्रेणी में है। इसके अलावा लीडर्स में भी बहुत सारे लोग हैं, इसमें यूक्रेन के राष्ट्रपति की पत्नी ओलेना जेलेंस्का भी इसमें शामिल है। तो ये उतना नहीं याद रखना है, बस ये वाला, क्योंकि इसमें भारतीय टाइटन्स में पद्मलक्ष्मी, पायनियर्स में SS राजमौली है, आइकन्स में शाहरुख खान है भारत की तरफ से। नेक्स्ट है फिनलैंड जो है नाटो का 31वां सदस्य बन गया है। 30वां था नॉर्थ मैसिडोनिया, अब 31वां बन गया फिनलैंड। इसके अलावा बनने वाले जो हैं बोस्निया हर्जेगोविना, जॉर्जिया, स्वीडन, यूक्रेन, ये भी बनने के आकांक्षी हैं। नाटो जो है इसका फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना हुई थी 1949 में, अप्रैल 1949, वाशिंगटन DC अमेरिका में। मुख्यालय इसका है ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2023 का 11वां एडिशन आया, पहली बार 2012 में आया था ये हैप्पीनेस इंडेक्स, और UNSDSN के द्वारा इसको प्रकाशित किया जाता है। इसमें जो है GDP पर कैपिटा, सोशल सपोर्ट कितना है, हेल्दी लाइफ कितनी है, फ्रीडम टू मेक लाइफ चॉइसेस, जनरसिटी मतलब उदारता, भ्रष्टाचार बोध, इस सब के आधार पर इसको जारी किया गया है। और इसके अलावा कुल देश इसमें शामिल किए गए हैं हैप्पीनेस इंडेक्स में 137,
और पहले नंबर पे है इसमें फिनलैंड, लगातार 6वीं बार पहले नंबर पे है फिनलैंड। भारत की रैंक है इसमें 126 और टोटल स्कोर है जो स्कोर है इसका 4.036। पिछली बार जो है ये 136 था, अभी 126 है। 126 नंबर पे है हैप्पीनेस में भारत। नंबर 1 पे है फिनलैंड, उसके बाद डेनमार्क, फिर आइसलैंड, फिर चौथे नंबर पर इजराइल आ जाता है। इतना युद्ध वगैरह होता है फिर भी फिनलैंड, डेनमार्क, आइसलैंड, इजराइल जो है शीर्ष 4 में है, ये भी याद रखिएगा। फिर लास्ट में कौन है, तो अफगानिस्तान सबसे लास्ट है। अगला बात करें हैप्पीनेस की, यहाँ पे बात की जा रही थी। नंबर 1 पे फिनलैंड, भारत का नंबर 126। लद्दाख और मयूरभंज जो है टाइम पत्रिका के 50 महानतम स्थानों की सूची में शामिल हो गए हैं, लद्दाख और मयूरभंज। लद्दाख का जो है लद्दाख में पहला डार्क स्काई अभयारण्य बना है। इसके अलावा मयूरभंज जो है उड़ीसा का है, ये यहाँ पर सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान है जहाँ पे काले बाघ यहाँ के प्रसिद्ध हैं। मयूरभंज का एक नृत्य है जो फेमस है, छऊ नृत्य। तो ये दोनों जो है मयूरभंज कहाँ पे है, उड़ीसा में, और लद्दाख जो है ये दोनों टाइम पत्रिका के 50 महानतम जो स्थान है उसकी सूची में शामिल किए गए हैं भारत की तरफ से। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 का 10th एडिशन आया, इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड पीस के द्वारा इसको जारी किया गया है। 163 देश इसमें शामिल हैं और इसमें जो है आतंकवाद से अप्रभावित देश प्रमुख कौन कौन से हैं, इनको अप्रभावित देश कहा गया है आतंकवाद से। तो भूटान, चीन, कुवैत, ओमान, सिंगापुर, ये जो है आतंकवाद से अप्रभावित देशों की सूची में है। इसके अलावा सर्वाधिक प्रभावी कौन है आतंकवाद से, तो ये है अफगानिस्तान सबसे ज़्यादा प्रभावी, फिर बुर्किना फासो, फिर सोमालिया, माली, सीरिया वगैरह। सबसे ज़्यादा प्रभावित जो है वो है अफगानिस्तान। भारत का नंबर है इसमें 13वां, भारत जो है 13वें नंबर पर सबसे ज़्यादा प्रभावित देश है आतंकवाद से। फिर यहाँ पर ब्रिक्स कंट्री का अगर पूछ लिया जाए तो वैसे अब क्योंकि ये थोड़ा पुराना हो गया इसलिए अब नहीं पूछा जाएगा। भारत 13वें नंबर पर, याद रखिएगा, आतंकवाद में। नेक्स्ट बात करेंगे आतंकवाद प्रभावित जो क्षेत्र है उसमें। अंतर्राष्ट्रीय शस्त्र हस्तांतरण प्रवृत्तियाँ, ये स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा इसको जारी किया गया है। तो शीर्ष निर्यातक कौन है हथियारों का, तो सबसे ज़्यादा निर्यात करता है, एक्सपोर्ट करता है यूएसए, सेकंड पे रशिया, उसके बाद थर्ड पे फ्रांस। सबसे ज़्यादा इंपोर्ट कौन करता है हथियारों का, तो भारत करता है, और रूस से सबसे ज़्यादा हथियार आयात करता है भारत। नंबर 1 पे है टोटल जो है हथियार आयात करने में भारत, सेकंड पे है सऊदी और अरब, फिर है कतर। नंबर 1 पे है इम्पोर्ट करने में भारत। और सबसे ज़्यादा जिनसे भारत हथियार लेता है उसमें पहले नंबर पे रसिया आता है, उसके बाद फ्रांस, फिर यूएसए। फिर है 95वां ऑस्कर पुरस्कार, एकेडमी अवार्ड्स जिसको कहा जाता है, डॉल्बी थिएटर लॉस एंजलिस में ये दिया गया सम्मान। बेस्ट फिल्म का मिला है एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस। 11 पुरस्कार टोटल इस फिल्म को मिले हैं और बेस्ट फिल्म भी इसी को मिला है, एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस। बेस्ट एक्टर है ब्रेंडन फ्रेजर द व्हेल मूवी के लिए, और बेस्ट एक्ट्रेस है मिशेल यो जो कि इसी पिक्चर के लिए है, एवरीथिंग एवरीवेयर के लिए मिशेल यो। उसके बाद ये तीनों जरूर याद रखिएगा। फिर बेस्ट विजुअल है अवतार द वे ऑफ वाटर, ये भी याद रखना है, विजुअल इफेक्ट के लिए अवतार द वे ऑफ वाटर। फिर बेस्ट डायरेक्टर हैं डेलियन क्लॉन, जो इतना याद नहीं रखना है। फिर डॉक्यूमेंट्री वगैरह है, ये डॉक्यूमेंट्री याद रखना है, बेस्ट डॉक्यूमेंट्री क्योंकि इंडिया की तमिल भाषा की है। द एलिफेंट विस्पर्स, इसके निर्देशक हैं कार्तिकी गोसाल्वेज और निर्माता हैं गुनीत मोंगा, ये दोनों नाम भी याद रखना है। द एलिफेंट विस्पर्स, निर्देशक हैं कार्तिकी और निर्माता हैं गुनीत मोंगा। बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग नाटू नाटू आरआर मूवी का, संगीतकार हैं इसके एमएम कीरवानी, गीतकार हैं चंद्र बोस। काफ़ी पुराना हो गया है, बहुत बार ये रिपीट भी कर चुका है क्वेश्चन, लेकिन इस बार भी ये दृष्टि में दिया हुआ है। नेक्स्ट बात करेंगे 80वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड में भी जो बेस्ट सॉन्ग था, ये तो ऑस्कर की बात की जा रही है, लेकिन गोल्डन ग्लोब में भी बेस्ट सॉन्ग जो है मोशन पिक्चर के लिए यही था जो नाटू नाटू था। नेक्स्ट बात करेंगे बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म का अवार्ड मिला द ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट, ये फीचर फिल्म में बेस्ट रही थी। और भारत की एंट्री थी छेल्लो शो, जो कि नहीं जीती छेल्लो शो, लेकिन भारत की एंट्री ये भारत की तरफ से थी छेल्लो शो। अगला है लेगाटम समृद्धि सूचकांक 2030, 16th एडिशन इसका जारी किया गया है। समृद्धि, तुलना, स्वास्थ्य, उद्यम, शिक्षा, रक्षा, निवेश, समाज, इसके जो है टोटल 12 स्तंभ के आधार पर ये जो है रैंक आया है लेगाटम समृद्धि सूचकांक। नंबर 1 पे है लेगाटम समृद्धि में डेनमार्क, उसके बाद स्वीडन, फिर नॉर्वे। नंबर 1 पे है मतलब डेनमार्क, और भारत का नंबर है 103। लेगाटम समृद्धि में भारत का नंबर है 103। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2023, 29वां एडिशन अभी आया,
और किस आधार पर आया है ये, तो रूल ऑफ लॉ, रेगुलेटरी इफिशिएंसी, ओपन मार्केट। कुल देश इसमें थे आर्थिक स्वतंत्रता में 184 और पहले नंबर पे है इसमें सिंगापुर। भारत की रैंक है 131। भारत जो है आर्थिक स्वतंत्रता में 131 नंबर पे है, नंबर 1 पे है सिंगापुर। भारत द एग्रीकल्चर इनोवेशन मिशन फॉर क्लाइमेट एम फॉर सी है, ये 4C है, एम 4C में शामिल हो गया है। तो ये एम 4C जो है इसकी जो है शुरुआत की थी यूएसए और यूएई ने मिलकर इसकी शुरुआत की थी 2021 में COP26 के दौरान। अब भारत भी इसमें शामिल हो गया है, तो अब एम 4C में भारत भी है, यूएसए भी है, यूएई भी है। टोटल अब कुल सदस्य कितने हैं, 47। शुरुआत में ये दोनों ही थे, उसके बाद भारत भी अब शामिल है। टोटल 47 यहाँ पर कंट्रीज़ हो गए हैं। एम 4C समिट जो है 2023 का कहाँ पे हुआ था, अमेरिका में मई में हुआ था। बस इतना याद रखना है। एम 4C की शुरुआत किसने की थी, यूएसए, यूएई ने, भारत भी इसमें शामिल है। नेक्स्ट अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 यूएस चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स से संबद्ध ये ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर के द्वारा इसको जारी किया जाता है, यूएस चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के द्वारा। 55 अर्थव्यवस्थाएं इसमें शामिल की गई हैं। नंबर 1 पे है बौद्धिक संपदा में यूएसए, फिर यूके, फिर फ्रांस है। यूएसए नंबर 1 है बौद्धिक संपदा में, और लास्ट पे है वेनेजुएला। भारत का नंबर है 42, तो इसको लोअर मिडिल इनकम वाली उसमें रखा गया है इकोनॉमी में। 42 नंबर है बौद्धिक संपदा में भारत, पहले नंबर पे यूएसए। नेक्स्ट पे है भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2022, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा इसको जारी किया जाता है। शामिल देश है इसमें 180। सबसे कम भ्रष्ट इसमें माना गया है, सबसे कम भ्रष्ट डेनमार्क को। भारत का नंबर है भ्रष्टाचार सूचकांक में 85, भ्रष्टाचार बोध में भारत 85 पे है, पहले नंबर पे है डेनमार्क। और लास्ट में सबसे भ्रष्ट किसको माना गया है, तो सोमालिया को। नेक्स्ट है यहाँ पर भारत वासेनार व्यवस्था का अध्यक्ष बन गया है। हथियार नियंत्रण एक व्यवस्था है, ये 1 साल के लिए इसमें अध्यक्षता मिलती है। भारत 1 साल के लिए बना है। आयरलैंड से भारत को ट्रांसफर हुई है ये अध्यक्षता। और वासेनार व्यवस्था कब आई थी, तो 1995 में। सचिवालय इसका वियना में। कुल सदस्य इसमें है 52। भारत भी इसमें शामिल हुआ था 2017 में। तो वासेनार के संबंध में जो यूपीपीसीएस वगैरह में स्टेटमेंट आ सकते हैं कि वासेनार क्या है, तो ये हथियार नियंत्रण का एक ग्रुप है और इसका सचिवालय है वियना में। 1995 में इसकी स्थापना हुई थी। भारत जो है 2017 में इसका सदस्य बना था। चीन इसमें शामिल नहीं है। टोटल 42 देश हैं। अभी जो है इसको अध्यक्षता मिली है भारत को 1 साल के लिए। और ऐसा ही एक ग्रुप है ऑस्ट्रेलिया ग्रुप। ये जो है 1985 में इसकी स्थापना हुई थी। भारत इसका सदस्य 2018 में बना था। इसमें 43 टोटल देश हैं। और एक ग्रुप है जो है MTCR, मिसाइल प्रौद्योगिकी नियंत्रण, 1987 में बना था। 2016 में भारत इसमें शामिल हुआ था और कुल सदस्य इसमें 35। तो ये 3 काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि वासेनार अभी चर्चा में रहा था, तो वासेनार की तरह ही ऑस्ट्रेलिया और MTCR भी हैं जो कि चर्चा में रहे थे। तीनों का सदस्य है भारत। मानव स्वतंत्रता सूचकांक अब यहाँ से इंपॉर्टेंट हो गया, थोड़ा नया नया है। तो 19 दिसंबर 2023 को जारी किया गया है। कैरो इंस्टीट्यूट और फ्रेजर इंस्टीट्यूट, फ्रेजर है कनाडा का, कैरो है वाशिंगटन का, तो दोनों के द्वारा मानव स्वतंत्रता सूचकांक जारी किया गया है। पहले नंबर पे है स्विट्जरलैंड, सेकंड पे है न्यूजीलैंड, फिर है डेनमार्क। ये तीनों याद रखना है क्योंकि बहुत रिसेंट है और एग्जाम में पूछा जा सकता है, यूपीपीसीएस में भी और RO में भी। स्विट्जरलैंड, फिर न्यूजीलैंड, फिर डेनमार्क। एशियाई देशों में नंबर 1 है सिंगापुर, उसके बाद तिमोर लेस्ते। मानव स्वतंत्रता में भारत की रैंक क्या है, तो 109 है। 165 देशों में भारत की रैंक है 109 मानव स्वतंत्रता में। अगला है यहाँ पर वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2023, 7 नवंबर 2023 को ये जारी किया गया है। ग्लोबल टैलेंट जिसको कहते हैं, ग्लोबल जो ये प्रतिभा स्पर्धा है, इसके बारे में ये इंसीड बिजनेस स्कूल के द्वारा इसको जारी किया गया है। नंबर 1 पे स्विट्जरलैंड, लास्ट पे है चाड। और भारत की रैंक इसमें क्या है, तो प्रतिभा सूचकांक में भारत की रैंक है, इसमें यहाँ पे भारत की रैंक लिख दी है। भारत की रैंक है 103। प्रतिभा प्रतिस्पर्धा सूचकांक में भारत की रैंक है 103। पहले नंबर पे स्विट्जरलैंड और लास्ट पे है चाड। भारत है 103 वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्धा सूचकांक में। इंसीड बिजनेस स्कूल के द्वारा इसको जारी किया जाता है। भारत 103। नेक्स्ट है रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2023, 25 अक्टूबर 2023 को इसको जारी किया गया है। पहले नंबर पे है रूल ऑफ लॉ में डेनमार्क और लास्ट पे है वेनेजुएला रूल ऑफ लॉ में। और भारत है 79, 142 देशों में रूल ऑफ लॉ में भारत 79 रैंक पे है। बस इतना याद रखना है। पहले नंबर पे है डेनमार्क, लास्ट पे वेनेजुएला, भारत है 79। वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स में पहले नंबर पे है इंडोनेशिया। देने में, उदारता में जो सबसे नंबर 1 पे है वो है इंडोनेशिया। उसके बाद सबसे लास्ट पे कौन है, अंतिम पे, तो पोलैंड है। और भारत की रैंक है इसमें 43। गिविंग इंडेक्स में भारत की रैंक है 43, पहले नंबर पे है इंडोनेशिया। टोटल इसमें 142 देश शामिल थे। भारत 43 पे है, पहले नंबर पे इंडोनेशिया गिविंग में।
तो ये इतनी चीज़ें जो है पूरा कंप्लीट आपका इंटरनेशनल करंट अफेयर हो गया है। वीडियो पसंद आया, यूज़फुल लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये सभी नोट्स वगैरह जो सब्जेक्ट वाइज नोट्स है PYQ टेस्ट वगैरह में ज्वाइन करने के लिए RO का या UPPCS का भी ग्रुप चल रहा है, UPPCS का और RO का कंबाइंड ग्रुप भी चल रहा है। कोई भी ग्रुप ज्वाइन करने के लिए जो नंबर दिया है इस पर व्हाट्सएप करके ग्रुप की डिटेल्स ले सकते हैं, इसको प्रॉपरली पढ़कर ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ब्रेक टाइम।